हेलो एवरीवन, मैं हूं मर्तस्कीरो। आप देख रहे हैं WSQ टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं, या हम कहें एक नया वीडियो कोर्स शुरू कर रहे हैं जो बेस होगा हमारा गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। हम लोगों ने अभी गूगल एनालिटिक्स का जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर लिया है, जो एक बिगिनर लेवल का कोर्स था उसको कंप्लीट कर लिया, और मैं आशा करता हूं कि आपको उस पर्टिकुलर कोर्स से बहुत कुछ समझ में आया होगा। और जैसे आज मॉर्निंग में मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि अभी से शाम से हम लोग एक नया वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं, एक नया वीडियो कोर्स शुरू कर रहे हैं गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। तो वहां पर भी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें गूगल एड्स के ऊपर एक प्लेलिस्ट चाहिए, एक कोर्स चाहिए। तो गाइस, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस कोर्स को लगभग शुरू कर चुके हैं, और जिस तरीके से आपकी रिक्वेस्ट है, आप लोगों की रिक्वेस्ट है, उस तरीके से गूगल एड्स की भी सीरीज मैं इसके ये जो हमारी प्लेलिस्ट है, ये जैसे ही खत्म होगी मैं गूगल एड्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दूंगा। तो वहां पर आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। बट ये भी एक कोई कम इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गूगल सर्च कंसोल और डिजिटल मार्केटिंग की फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। यहाँ से आपको बहुत बेसिक चीजें पता चलती हैं। इंडेक्सिंग के बारे में पता चलता है, क्रॉलिंग के बारे में पता चलता है, गूगल के बॉट्स की वर्किंग के बारे में पता चलता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको गूगल सर्च कंसोल के थ्रू पता चल जाएंगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। मैं बहुत इन डेप्थ नहीं जाने वाला हूँ इस वीडियो में, ना मैं इंस्टॉलेशन की बात करूंगा। वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट। तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों को गूगल सर्च कंसोल का इंट्रोडक्शन समझना है, किस तरीके से गूगल सर्च कंसोल काम में आता है और कौन कौन गूगल सर्च कंसोल को यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक बहुत दूसरा कॉमन वर्ड है गूगल वेब मास्टर टूल्स। इसको भी आपने कई बार सुना होगा। तो गूगल वेब मास्टर टूल्स और गूगल सर्च कंसोल में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं। आज से लगभग 4 साल पहले यानी कि 2015 में गूगल वेब मास्टर टूल्स को कन्वर्ट करके उसका नाम जो गूगल ने गूगल सर्च कंसोल रख दिया था। बस इतनी सिंपल सी बात है, कोई दोनों बहुत अलग चीज नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं, जैसे अभी आपने गूगल एनालिटिक्स समझा है, तो गूगल एनालिटिक्स में और गूगल सर्च कंसोल में एक बहुत बड़ा अगर कोई पूछे डिफरेंस तो क्या हो सकता है। देखिए, आपकी जो वेबसाइट होती है, जैसे ये आपकी वेबसाइट है, दिस इज योर वेबसाइट W। इस वेबसाइट से दो लोग इंटरेक्ट करते हैं, या दो चीजें इंटरेक्ट करती हैं। एक कौन सी? एक तो गूगल के बॉट्स कह लें हम लोग, या कह लें सर्च इंजन के बॉट्स। कोई भी सर्च इंजन हो सकता है, उसके बॉट्स, वो सर्च इंजन खुद इंटरेक्ट करता है। दूसरे कौन लोग इंटरेक्ट करते हैं? हमारे यूजर्स, जो हमारी वेबसाइट के विजिटर्स होते हैं, जो ट्रैफिक होता है, वो इंटरेक्ट करते हैं। तो दो चीजें समझ में आ गई, दो चीजें हमारी वेबसाइट से इंटरेक्ट करती हैं। जो इंटरेक्शन गूगल या गूगल के बॉट्स करते हैं, सर्च इंजन करता है, उस इंटरेक्शन को ट्रैक करता है गूगल का सर्च कंसोल टूल। यानी कि कोई गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, उसको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट से मिल रही है, आपकी वेबसाइट को किस तरीके से देखता है, ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। इन सारी चीजों को अगर ट्रैक करना है, आपको मॉनिटर करना है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं थ्रू गूगल सर्च कंसोल। इसी के अपोजिट जो यूजर आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहा है, बहुत सारे विजिटर्स आपके वेबसाइट पर आते हैं, उनकी डेमोग्राफिक्स क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, वो किस तरीके से आपकी वेबसाइट पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, कहां कहां पर वो सारी क्लिक्स करते हैं। तो ये जितनी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप ट्रैक करते हैं गूगल एनालिटिक्स के थ्रू। तो ये मोटे मोटे तौर पे डिफरेंस है कि गूगल सर्च कंसोल में और गूगल एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस होता है। अब अगर हम बात करें कि गूगल सर्च कंसोल और हमें क्या करके देता है, व्हाट इट डज, तो बेसिकली इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग, our website, then also helps in maintaining our website, and then also helps in troubleshooting our website। यानी सबसे पहले तो हमारी वेबसाइट पर किस तरीके से गूगल बॉट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस चीज को मॉनिटर करता है, उस चीज को मेंटेन करने में हेल्प करता है कि कहीं हम कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे हैं, क्या हम गूगल बॉट्स के लिए ओपन है, यानी कि हम इंडेक्सिंग वगैरह अलाउ कर रहे हैं या नहीं। तो ये सारी मेंटेनेंस, और अगर कोई इश्यूज आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि गूगल बॉट अगर आपकी वेबसाइट पर आया आपकी वेबसाइट को पढ़ने के लिए, और उसको पढ़ने में यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आपकी वेबसाइट को वो रीड नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि आपकी वेबसाइट क्या है, तो ऐसे जो एरर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, उन सारे एरर्स को हम ट्रबल शूट कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। किसके थ्रू? गूगल सर्च कंसोल के थ्रू। तो ये बहुत बेसिक सा, सिंपल सा मतलब होता है गूगल सर्च कंसोल का। अब किस तरीके के टूल्स या फीचर्स हमको गूगल सर्च कंसोल के थ्रू मिलती हैं, इन चीजों को देख लेते हैं हम लोग। टूल्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ सर्च कंसोल।
तो पहला क्या है, कंफर्म दैट गूगल कैन फाइंड एंड क्रॉल योर वेबसाइट। तो थ्रू गूगल सर्च कंसोल वी कैन कंफर्म कि जो गूगल है वो हमारी वेबसाइट को ढूंढ ले और हमारी वेबसाइट को क्रॉल करे, क्योंकि अगर आपने कोई नई वेबसाइट बनाई तो गूगल को कैसे पता चलेगा। तो हम खुद जाते हैं अपनी वेबसाइट लेकर गूगल के सर्च कंसोल के पास, यानी उस मीडियम के पास कि भाई ये मेरी पर्टिकुलर वेबसाइट है, आप इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले लो। आपके पास बॉट्स हैं, आप अपने बॉट्स के थ्रू हमारी पूरी वेबसाइट को क्रॉल कर लो और जो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन समझ में आए हमारी वेबसाइट के बारे में, जो कुछ भी लगता है वो सब आप अपने पास स्टोर कर लो। जब कभी कोई यूजर आए तो उसमें से आप हमारी वेबसाइट को रैंक कराकर यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। तो ये जो मकसद होता है कि गूगल हमारी वेबसाइट को ढूंढ पाए और उसको क्रॉल कर पाए, ये काम हम कराते हैं गूगल सर्च कंसोल से। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग प्रैक्टिकली इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, बट एक बार मोटा मोटा अगर माइंडसेट आपका बन जाता है कि भाई गूगल सर्च कंसोल किस तरीके से काम करता है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आपको आगे जो इंप्लीमेंटेशन है, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो समझने में आसानी हो जाएगी। फिक्स इंडेक्सिंग प्रॉब्लम्स एंड रिक्वेस्ट री इंडेक्सिंग ऑफ न्यू और अपडेटेड कंटेंट। जैसे आज अगर आपने अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कराया, इंडेक्स कराने का मतलब हो गया कि आपने गूगल को दे दिया कि भाई ये मेरी पर्टिकुलर वेबसाइट है, मैंने नई वेबसाइट बनाई, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले लो अपने बॉट्स को भेजकर। उसके बाद क्या होगा कि आपने 1 महीने बाद या 15 दिन बाद या 2 महीने बाद वापस अपनी वेबसाइट में कुछ कंटेंट डालना शुरू किया, तो उस वक्त आपको फिर से री इंडेक्स कराना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को, यानी कि गूगल को फिर से बताना पड़ेगा कि भाई अपने बॉट्स को एक बार फिर से भेजो, क्योंकि अभी कल मैंने यहाँ पर कुछ नए अपडेशन किए हैं, कुछ नया कंटेंट डाला है। तो वो फिर से बॉट्स आएंगे और अपने इंडेक्सिंग, जो उनका इंडेक्सिंग डेटाबेस है जहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन है, वहां पर फिर से आपके कंटेंट को अपडेट कर देंगे। तो ये जो चीजें हम लोग करेंगे, मतलब थ्रू इसको करने के लिए हमें कोई एक टूल चाहिए होगा ना, इंडेक्स कराने के लिए और री इंडेक्स कराने के लिए। दैट टूल इज बेसिकली सर्च कंसोल। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने सबसे शुरुआत में बताया था कि यहाँ पर यूजर का कोई लेना देना नहीं, यूजर आपकी वेबसाइट से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है इसका बहुत लाइट सा ओवरव्यू अगर आपको मिल जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज इन डेप्थ एनालिसिस हमको नहीं मिलती कि यूजर हमारी वेबसाइट से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, उसको हमारी वेबसाइट कैसे दिखती है। लेकिन अगर हम सर्च के जो हमारा सर्च इंजन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सर्च इंजन को गूगल सर्च कंसोल के थ्रू हमारी वेबसाइट के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। देन व्यू गूगल सर्च ट्रैफिक डेटा फॉर योर साइट and then receive alerts when Google encounters indexing, spam और other issues on your website। जो सेकंड पॉइंट मैंने देखा था कि जब हम मेंटेनेंस पर जाते हैं तो मेंटेनेंस में जब अगर कोई हमारे इश्यूज आते हैं तो उनको ट्रबल शूट करने में हमारी हेल्प करता है गूगल सर्च कंसोल। तो जिस भी तरीके के स्पैमिंग के या इंडेक्सिंग के या क्रॉलिंग के ऐसे बहुत सारे जो भी फंक्शन गूगल सर्च कंसोल करता है, अगर उसमें कोई एरर आता है तो इन दैट केस जो है हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा गूगल सर्च कंसोल के थ्रू, ताकि हम उसको फिक्स कर सकें और विद इन दैट टूल ओनली, यानी गूगल सर्च कंसोल के थ्रू ही हम उसको ज्यादा से ज्यादा फिक्स कर सकते हैं। यानी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो गूगल सर्च कंसोल के थ्रू ही फिक्स हो जाएंगी। अदरवाइज कुछ जो अलग प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पेज स्पीड की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो तो गूगल सर्च कंसोल से नहीं फिक्स होगी, उसके लिए तो आपको फिर दूसरे जो गूगल के टूल्स हैं उनको यूज करना पड़ेगा या अपनी वेबसाइट को डेवलपमेंट एंड से उसकी स्पीड के लिए काम करना पड़ेगा, एएमपी कराना पड़ेगा, या जो भी आपको मिनिफिकेशंस वगैरह करने हैं, सीएसएस वगैरह में चेंजेस करने हैं, इमेज कंप्रेस करनी, जो भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं हमारी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करने के, वो सारे तरीके तो आप अपनी वेबसाइट पर डेवलपमेंट एंड पे करेंगे। तो ये, लेकिन जो कुछ इश्यूज हैं आपके गूगल सर्च कंसोल के थ्रू भी सॉल्व हो सकते हैं, उनको वहां पर सॉल्व करेंगे हम लोग। आने वाले वीडियोस में ऐसे इश्यूज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, जो जनरल इश्यूज होते हैं, जिनमें प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली देखेंगे, इसलिए आप लोग क्या करिएगा कि इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पहले वीडियो में जो गूगल एनालिटिक्स था कि जो गूगल एनालिटिक्स की प्लेलिस्ट खत्म होगी उस वक्त आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली, आप अच्छे खासे चीजें सीख जाएंगे और बाकी चीजें आप इंप्लीमेंट कर करके और भी ज्यादा चीजें सीख जाएंगे। उसी तरीके से ये गूगल सर्च कंसोल की प्लेलिस्ट भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। कुछ प्रैक्टिकल, जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आती है उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगी। और अगर ये वीडियो आपको एंड में पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब इस टाइप के वीडियोस और इस टाइप के कंटेंट और इस टाइप के कोर्सेस आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पर शोज यू विच साइट लिंक्स टू योर वेबसाइट, विच साइट लिंक्स टू योर वेबसाइट, यानी थोड़ी बहुत बैकलिंक्स के बारे में हमको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद ट्रबल शूट इश्यूज फॉर एएमपी, मोबाइल यूजेबिलिटी एंड अदर सर्च फीचर्स। तो ये जो मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा था किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं क्या कौन कौन लोग हैं, कौन कौन इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में कौन कौन से लोग हैं जो सर्च कंसोल को यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं बिजनेस ओनर्स, इनको भी सर्च कंसोल के बारे में एक ओवरव्यू, मैं कहता हूं एक्सपर्ट नहीं है लेकिन अगर उनकी वेबसाइट है तो उनको एक सर्च कंसोल के बारे में ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो अगर कोई बिजनेस ओनर इस वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए भी ये प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। एसईओ स्पेशलिस्ट जो डेडिकेटेड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते हैं उनके लिए तो ये टूल मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। एक गूगल सर्च कंसोल और दूसरा गूगल एनालिटिक्स। फाइन, तो ये दो टूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर काम करते हैं और इन्हीं के लिए एक्चुअली मैंने ये 4 चीजें इसलिए यहां पर मेंशन की हैं क्योंकि मुझे इन चारों के स्कोप को कवर करना है। यानी मैं मेरे वीडियोस में यहां इस पर्सन के लिए भी कंटेंट मिलेगा, एसईओ स्पेशलिस्ट के लिए जैसे जैसे प्लेलिस्ट आगे बढ़ती जाएगी कंटेंट एडवांस होता जाएगा तो एसईओ स्पेशलिस्ट के लिए भी बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पर, साइट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी मिल जाएगा और वेब डेवलपर्स के लिए भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गूगल सर्च कंसोल ऐसा नहीं है कि केवल एसईओ वालों के लिए जरूरी है, एक बहुत नॉर्मल सा टूल है, इजी टू अंडरस्टैंड टूल है। तो बिजनेस ओनर्स भी इसको समझ सकते हैं, डेवलपर्स भी इसको समझ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो डेवलपर्स को अपने एंड पे सॉल्व करने होते हैं, वहां पर उन्हें गूगल सर्च कंसोल का रेफरेंस लेना पड़ सकता है। बाकी साइट एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी गूगल सर्च कंसोल यूज हो सकता है। हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम एक वेबसाइट को सर्च कंसोल में ऐड करेंगे ताकि जो हमारी वेबसाइट के ऊपर जिस भी तरीके से जो बॉट्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, गूगल का सर्च इंजन इंटरेक्ट करता है, उनकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर अपने सर्च कंसोल में मिल सके। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग सीधे अपने लैपटॉप स्क्रीन की ओर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो सर्च कंसोल का अकाउंट है वो अभी यहाँ पर ओपन है। बट अगर अभी तक आपने कोई भी वेबसाइट को ऐड नहीं किया है, ठीक है, अभी तक आपने अगर अपना सर्च कंसोल ओपन नहीं किया है तो आपको जो यहाँ पर डैशबोर्ड दिख रहा है इस टाइप का डैशबोर्ड नहीं दिखेगा, बल्कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा कुछ इस टाइप से एक ऑप्शन दिखेगा जहां से सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट या मैं कहूँ आपको अपना डोमेन जो है वो ऐड करना है ताकि वहां के जितने भी इंटरेक्शंस है वो यहाँ पर ट्रैक हो सके। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहली प्रोसेस है। बट अगर हम बात करें कि जो आपको प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड करनी है जो या वेबसाइट ऐड करनी है तो वो हम 2 तरीकों से इस वेबसाइट को ऐड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक होता है हम डोमेन मेथड्स के थ्रू जो है अपनी प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं, या हम बात करें जो यूआरएल प्रीफिक्स है उसके थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डोमेन में क्या होता है, देखिए डोमेन में ऑल यूआरएल्स अक्रॉस ऑल सब डोमेन्स, यानी कि अगर आपका जो डोमेन है, सपोज करते हैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर अगर abc.com है, ये आपका अगर डोमेन है तो अगर आप डोमेन के अंदर इसको ऐड करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को तो होगा क्या कि जो इसके सब डोमेन्स वगैरह होंगे, जैसे यहाँ पर m.abc.com एक सब डोमेन हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है यहाँ पर दूसरे वर्जन हो सकते हैं, जैसे HTTP का एक वर्जन हो सकता है, HTTPS का एक वर्जन हो सकता है। तो जितने भी सब डोमेन्स होंगे, जितने भी वर्जन होंगे वो सारे आपके डोमेन के साथ ही ऐड हो जाएंगे, यानी कि आपको अलग अलग HTTP और HTTPS अलग अलग आपको नहीं क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप डोमेन के थ्रू प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, यानी इस वाले फीचर के थ्रू अगर आप प्रॉपर्टी ऐड करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बट वहीं इसके बिल्कुल अपोजिट अगर आप यूआरएल प्रीफिक्स में जाते हैं तो यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर आपको एक स्पेसिफिक एड्रेस डालना पड़ेगा, वही एक कंप्लीट एड्रेस होता है। अगर आपकी वेबसाइट के 2 वर्जन्स हैं जैसे HTTP और HTTPS तो आपको उनको दोनों को अलग अलग जो है यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यानी 2 प्रॉपर्टीज आपकी बन जाएंगी। एक बार मैं आपको ये चीज यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दिख रहा है आपको wscubetech.com और इसमें देखेंगे आप तो ये HTTP वर्जन है और नीचे देख रहे हैं आप तो यहाँ पर HTTPS वर्जन है। तो ये बेसिकली इसलिए क्योंकि wscubetech के यहाँ पर अलग अलग जो है ये ब्लॉग का जो सब डोमेन है अलग से ऐड किया गया, यहाँ पर जो सिक्योर ब्लॉक का सब डोमेन है वो अलग से ऐड किया गया और उसका रीजन केवल यही था कि वो ये यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू उसको ऐड किया गया। अगर हम डोमेन को यूज करके उसको ऐड करते तो सीधे हमको यहाँ पर wscubetech.com टाइप करना होता और HTTP और HTTPS के रिडायरेक्ट्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते, ठीक है। अगर कोई सब डोमेन है जैसे मोबाइल वर्जन पे अगर ये वेबसाइट होती तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाता। तो यहाँ पर ये 2 तरीके हैं जिनसे आप अपनी वेबसाइट को ऐड करने की यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो आपको जो भी ठीक लगे उसके थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड होगी या मैं कहूँ वेबसाइट यहाँ पर ऐड होगी।
तो ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले मैं इसी मेथड को बताता हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्स डीएनएस वेरिफिकेशन। तो डीएनएस वेरिफिकेशन के थ्रू ही ये ऐड होगी। किस तरीके से होगी, सपोज करते हैं यहां पर कोई हमने अपनी वेबसाइट ये डाली, इसका डोमेन डाला यहां पर wscubetech1.com, और इसको कर देते हैं हम लोग यहां पर कंटिन्यू। तो यहां पर आपको एक टेक्स्ट रिकॉर्ड दिख रहा है, ये आपको एक टेक्स्ट रिकॉर्ड मिलेगा। आपको इसको कॉपी करना है, और इसको कॉपी करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट के सी पैनल में जाकर इसको ऐड करना। किस तरीके से करते हैं मैं आपको बता दूं। तो जो भी आपका डोमेन प्रोवाइडर होगा, आपको वहां पर जाना है। यानी कि सपोज कर लेते हैं अगर आपका डोमेन प्रोवाइडर है GoDaddy, तो आपको अपने GoDaddy अकाउंट में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। तो GoDaddy के अकाउंट में जाना है, सी पैनल में जाना है, और उसके बाद आपको वहां पर सेलेक्ट करना है डोमेन्स में। तो वो जितने भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, जितने भी डोमेन प्रोवाइडर्स हैं, उन सब का लगभग प्रोसेस यही होता है। थोड़ा बहुत जीयूआई में फर्क होता है, बट अगर आप देखेंगे तो यही सारी चीजें होती है। आपको डोमेन्स वाला सेक्शन ढूंढना है वहां पर, और डोमेन्स वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको सीधे जाना है जोन एडिटर में। जब आप जोन एडिटर में जाएंगे तो जोन एडिटर में आपको अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर कौन सा डोमेन है, wscubetech1.com, तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा wscubetech1.com। उस डोमेन को आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसको मैनेज करना है। और मैनेज करने में आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, जहां पर यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपना फिर से अपने डोमेन का नाम लिखना है। टीटीएल अगर आपको दिख रहा है टीटीएल, तो टीटीएल को आपको वैसे ही डिफॉल्ट छोड़ देना है। टाइप में ये कौन सा टाइप था, यहाँ पर आप देख रहे हैं टेक्स्ट रिकॉर्ड था ना, रिकॉर्ड क्योंकि हम लोग को ऐड करना है, तो यहाँ पर टेक्स्ट रिकॉर्ड था। टेक्स्ट रिकॉर्ड में हम लोग क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे टाइप में, और रिकॉर्ड में हमें इस एड्रेस को कॉपी कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस एड्रेस को कॉपी करेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं छोटा सा बटन आपको दिखाई देगा ऐड रिकॉर्ड को, तो आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी प्रोसेस है। सी पैनल में जाना है, वहां पर डोमेन्स देखना है, डोमेन्स में देखने के बाद अपने डोमेन को सेलेक्ट करना है, उसमें रिकॉर्ड्स को ऐड करना है, और रिकॉर्ड को ऐड करना बहुत आसान है। और उसके बाद जब आपका रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई का। ठीक है, तो आप इस पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि तुरंत वेरीफाई हो जाती है हमारी प्रॉपर्टी, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी जो है वो तुरंत हमारे गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो जाएगी। या कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, हो सकता है ये 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, या मैक्सिमम जो मैंने देखा है 24 आवर्स लगते हैं। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड हो जाएगी और शो होने लगेगी। तो ये जो डोमेन ओनरशिप का वेरिफिकेशन है, ये है बेसिकली डीएनएस रिकॉर्ड्स के थ्रू। तो अगर आपको जो डोमेन वाला हम लोगों ने ऑप्शन देखा था, अभी हम लोग तो इसको वेरीफाई लेटर कर देते हैं और वापस आ जाते हैं, क्लिक करते हैं ऐड प्रॉपर्टी पे, ताकि हमें ये ऑप्शंस दिख सकें। तो अगर हमें डोमेन के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को ऐड करना है तो डीएनएस वेरिफिकेशन करना होगा। उसकी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी। अगर यूआरएल के थ्रू करना है, तो यूआरएल के थ्रू मैंने क्या बताया आपको कि आपको अलग अलग आपकी वेबसाइट के अलग अलग वर्जन है, तो आपको अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। इसके लिए क्या आसानी रहेगी कि आप यहां से कॉपी कर लें, ठीक है, क्योंकि ऐसे कोई गलती ना हो फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि WSCubetech था या उसके आगे मतलब HTTP था या HTTPS था, तो यहाँ पर कंफ्यूजन के चांसेस ना हो, इसलिए आप सीधे यहीं से कॉपी किया करो इसको। आप जब इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आ जाते हैं, हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसको जब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक्चुअली वेरीफाइड है, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है। एक बार हम लोग थोड़ा सा इसका नाम चेंज करके यहाँ पर डालने की कोशिश करते हैं। इसको भी कर देते हैं हम लोग wscubetech1.com, और अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एक HTML फाइल दिख रही है। ठीक है, अब इस HTML फाइल को क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट के रूट में अपलोड कर देना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये रूट है, इस रूट पे अपलोड कर देना है। ठीक है, डोमेन के जस्ट बाद आपको अपलोड कर देना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइट मैप्स को हम लोग करते हैं या robot.txt को करते हैं। उसके बाद आपके पास अलग अलग वेरिफिकेशन के मेथड्स हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स है, गूगल टैग मैनेजर है, या HTML टैग जो है सबसे कॉमन होता है। इस वाले टैग को आपको उठाना है और सीधे सीधे कहां पर पेस्ट कर देना, आपको हेड सेक्शन में बिफोर द बॉडी सेक्शन। ठीक है, तो यही सबसे ज्यादा यूज होता है। और उसके बाद इसको पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली जो हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए, वेरीफाई प्रॉपर्टी हम लोग क्लिक करते हैं, बस उसी को आपको वेरीफाई कर देना है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है वेरिफिकेशन, जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करेंगे वो वेरिफिकेशन के लिए पूछता है आपसे इस तरीके से, तो आप वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे उसके बाद, तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। फाइन। सो इस तरीके से ये काम आप कर सकते हैं। इस तरीके से डोमेन्स के थ्रू अगर आप चाहें या URL के थ्रू चाहें आप, तो आप इस अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पर
ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम पूरा इसका यहाँ पर ये पूरा एड्रेस डालने की कोशिश करें तो आप देखेंगे ये आपको ऑप्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल आपको ये इतना पोर्शन डालना है, आपको www भी नहीं डालना है, केवल इतनी ही चीजें आपको डालनी है, तभी आप यहाँ से फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इस केस में बहुत एक्यूरेट डालना है। अगर यहाँ पर आपका कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये स्लैश है तो इस केस में आपको इस स्लैश को भी यूज करना है, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट चीज चाहें आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू। तो कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अगर आपकी वेबसाइट के अलग अलग वर्जन हैं और आप अलग अलग तरीके से उनको ट्रैक करना चाहते हैं, जैसे जो आपका ब्लॉग का सब डोमेन है उसको आप अलग तरीके से ट्रैक करना चाहते हैं, तो इन दैट केस आप यूआरएल प्रीफिक्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डोमेन है उस पूरे डोमेन को आप एक साथ ट्रैक करना चाहें तो आप उसको इस डोमेन वाले सेक्शन में उसको ऐड कर सकते हैं। तो एक बार जब आप ऐड कर देंगे तब फिर आपको यहाँ पर ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। और जो यहाँ पर मेरी क्योंकि ये पहले से ऐड है इसलिए यहाँ पर अच्छी खासी आपको डेटा दिख रही है। आप जब ऐड करेंगे तो आपको डेटा नहीं दिखेगी। डेटा कलेक्शन में लगभग 1 महीने का टाइम भी लग सकता है एक ठीक ठाक डेटा यहाँ पर आने पर, ताकि बाद में आप उससे कुछ एनालिसिस कर सकें और वहां से कुछ देख सकें। और जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, पहले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी गूगल वेबमास्टर टूल्स की। तो अगर गूगल वेबमास्टर टूल्स देखना है आपको तो सीधे आ जाओ यहाँ पर गो टू ओल्ड वर्जन के ऊपर। सो अभी आप देखेंगे कि जैसे हम लोग ये पुराना वाला जो हमारा गूगल वेबमास्टर टूल है यानी गूगल सर्च कंसोल है, और इसके यहाँ पर यूआरएल में आप देखें तो वेबमास्टर्स आपको दिख रहा है। तो जो हमारा गूगल वेबमास्टर का टूल था, जो हमारा पुराना बेसिकली डैशबोर्ड है गूगल सर्च कंसोल का, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और आप चाहें तो यहाँ पर नए सर्च कंसोल को यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये अपना सपोर्ट जो है पुराने वर्जन के लिए कब बंद करेंगे, बट अभी तो हम लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो यहीं से हमारी हो जाती है। जितने भी हम लोग को एनालिसिस करनी है, जो भी रिपोर्ट देखनी है, जो भी इश्यूज फिक्स करने हैं, वो सारी चीजें हमारी नए वाले कंसोल से ही हो जाती है, नए वाले डैशबोर्ड से ही हो जाती है। जो हम लोग बात करने वाले हैं सर्च कंसोल के डैशबोर्ड के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टी को यानी कि हम अपनी वेबसाइट को या हमारा कोई ब्लॉग है उसको हम गूगल सर्च कंसोल में ऐड करेंगे। दो मेथड्स से, दोनों मेथड्स को हम लोगों ने देखा था कि किस किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। जब आप अपने गूगल सर्च कंसोल को इंटीग्रेट कर देंगे अपनी वेबसाइट के साथ, इन दैट केस आपको जो डैशबोर्ड दिखता है वो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखेगा। अभी क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर डेटा है, बट आपका अगर फ्रेश अकाउंट है तो वहां पर डेटा नहीं होगी। और ये लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं तो इतने सारे फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है गूगल सर्च कंसोल। इन सभी को एक एक करके हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा डैशबोर्ड का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो आपको ओवरव्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस ओवरव्यू के ऑप्शन में आपके पास जनरली ये परफॉर्मेंस का और कवरेज के सेक्शन से थोड़ा सा और एनहांसमेंट के सेक्शन से थोड़ा सा, ये सारे कुछ एक स्नैपशॉट टाइप का आपको थोड़ी थोड़ी डेटा मिल जाती है यहाँ पर, ताकि आपको एक ओवरव्यू लग सके, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका नाम भी ओवरव्यू है। बाद में परफॉर्मेंस है, और अगर आप एक स्पेसिफिक यूआरएल को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से यूआरएल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। यूआरएल इंस्पेक्शन किस चीज का? इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी इसके अंदर जो यूआरएल्स बन रहे हैं उनको आप चाहे तो उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद कवरेज इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी इंडेक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कवरेज और साइट मैप्स के दो ऑप्शन है यहाँ पर। इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं। इन्हांसमेंट में क्या है कि आप अपने जो आपकी वेबसाइट है उसको और रिच करना चाहते हैं, और ज्यादा उसको गूगल फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, सर्च इंजन फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें एनहांसमेंट से रिलेटेड होती है, मोबाइल यूजेबिलिटी एंड ऑल दैट। उसके बाद सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। और अगर आप चाहें तो अपने अकाउंट में यानी अपने गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट में एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मेरे अकाउंट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐड हैं। इसी तरीके से आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं अपने गूगल सर्च कंसोल अकाउंट में, और जो भी आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर उसका आपको ओवरव्यू यहाँ पर दिखाई देगा। फाइन। सो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे कि आपने एक बार अपना गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट सेटअप कर दिया, अगर आप टीम सेटिंग्स में काम करते हैं, यानी कि आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें आपके साथ एक पर्टिकुलर टीम भी काम कर रही है, जैसे आप गूगल सर्च कंसोल पे काम कर रहे हैं तो कोई दूसरा एक्स वाई पर्सन है जो गूगल एनालिटिक्स पे काम कर रहा है, तो उसको भी गूगल सर्च कंसोल का एक्सेस चाहिए होगा। तो आप उसको किस लेवल का एक्सेस देना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ये चीजें कभी कभी मिस हो जाती है। ताकि आपके पास जो डेटा आ रही है वो आपकी पूरी टीम के पास जा सके, इसलिए जरूरी होता है कि आप एक्सेस थोड़ा प्रॉपरली डिफाइन करें। अगर आप अपने किसी टीममेट को एक्सेस देना चाहते हैं या किसी को भी देना, जैसे हमारे साथ क्या होता है कि हमारे साथ बहुत सारे इंटर्न्स
एसोसिएटेड हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी एजेंसी में, हमारे इंस्टीट्यूट में, तो इन दैट केस हम उनको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग। हमारी जो भी लाइव प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर उनको काम करना होता है, इसलिए उनको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी टीम सेटिंग्स के साथ काम कर रहे हैं तो आप भी एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको सीधे क्लिक करना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे यू आर अ वेरीफाइड ओनर। और उसके बाद यूजर्स एंड परमिशंस में अगर आप जाए नीचे तो आप देखेंगे यहाँ पर आप जो भी जिन यूजर्स को अभी भी हम लोगों ने परमिशन दे रखी है उनका नाम और ईमेल एड्रेस है, और आप चाहें तो यहाँ से उनके स्टेटस को चेंज कर सकते हैं मैनेज प्रॉपर्टी ओनर्स के फॉर्म में। और कोई नया यूजर आप अगर ऐड करना चाहे तो यहाँ से नए यूजर को ऐड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें कोई समझने की चीज नहीं, बट एक फंक्शन है जिसको आपको ध्यान में रखना है और को काफी हेल्प करता है ये चीज। तो यहाँ पर सीधे आपको गूगल का ईमेल अकाउंट डालना है और यहाँ पर परमिशन का आपको एक्सेस देना है कि आपको रिस्ट्रिक्टेड परमिशन दे रहे हैं या आप उसको फुल परमिशन दे रहे हैं, दैट्स ऑल। और उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे और उसको वेरीफाई करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद बेसिकली ये परमिशन वहां पर ग्रांट हो जाएगी, तो वो यूजर भी अपनी उसी पर्टिकुलर जीमेल अकाउंट से इस पर्टिकुलर आईडी को एक्सेस कर सकता है, यानी कि उसी जीमेल अकाउंट से वो अपने सर्च कंसोल को एक्सेस करेगा और उसके बाद इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको इस सीरीज के स्टार्टिंग में ही बता दी। अभी हम लोग आगे आएंगे तो डेटा वगैरह को देखेंगे, ये सारी चीजें आपको डेटा के फॉर्म में यहाँ पर दिख रही हैं। चीजों को तो हमें बहुत इन डेप्थ में डिस्कशन करना है। तो एक बात मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, परमिशंस की वैल्यू समझ में आ गई होगी और परमिशंस किस तरीके से ग्रांट करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर आप पुराना कंसोल देखना चाहें तो आपको सीधे गो टू ओल्ड वर्जन जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप अपना पुराना रिसर्च कंसोल जो गूगल वेबमास्टर टूल्स के नाम से आना जाता है उसको आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली अभी तो सभी लोग फेमिलियर हो चुके हैं नए वाले जो है गूगल सर्च कंसोल से, बट स्टार्टिंग में जब गूगल सर्च कंसोल आया था तो इन दैट केस बहुत से लोग ये पुराना वेबमास्टर टूल्स भी यूज कर रहे थे। चलिए वापस हम लोग आ जाते हैं न्यू सर्च कंसोल के ऊपर। तो ये कुछ इस तरीके का गूगल सर्च कंसोल का डैशबोर्ड आपको दिखता है। यहाँ पर हेल्प का छोटा सा सेक्शन, अगर आप चाहें तो सेगमेंट वाइज कुछ हेल्प ले सकते हैं और उसके बाद दैट्स इट। यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है अभी। अगर एक स्टार्टिंग लेवल में मैं बताना चाहूँ कि आपको कि स्टार्टिंग के लेवल में बिल्कुल बिगिनर लेवल पे जब हम डैशबोर्ड को स्टडी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है आपको समझने के लिए। एक छोटी सी चीज और है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अबाउट न्यू वर्जन। तो अबाउट न्यू वर्जन में क्योंकि जब ये पुराना जो गूगल वेबमास्टर टूल था वो माइग्रेट हुआ गूगल सर्च कंसोल पे, तो कुछ जो फीचर्स चेंज हुए वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई। मैं पर्टिकुलर इसलिए ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में आपको हेल्प करने वाला, अगर कोई नए एडवांसमेंट आते हैं, कोई नए चेंज होता है इस प्लेटफॉर्म में, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, तो वो भी आपको इस तरीके से नए वर्जन में कहीं ना कहीं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको दी होगी। तो इस चीज की आप आदत डाल लें कि कोई भी जो आपका टूल होता है जब वो मॉडरेट होता है या मैं कहूँ इनहांस होता है, जो उसमें कोई नए फीचर्स ऐड होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर कुछ ना कुछ तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। वैसे तो बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह हैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है, वो भी आपको अपडेट दे देते हैं, बट उसके अलावा अगर आप ऑफिशियल अपडेट देखें तो ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ कंपैरिजन दिए हुए कि ओल्ड सर्च कंसोल में हम किसी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट को या किसी एक फीचर को किस नाम से जानते थे और नए सर्च कंसोल में वो फीचर किस नाम से चेंज हो गई। तो जो लोग पुराने सर्च कंसोल पे काम कर रहे थे उनके हिसाब से यहाँ पर अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो इसको यूज करके बहुत कुछ समझ सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये फीचर्स क्या काम करती हैं ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा सबमिट फीडबैक का ऑप्शन मिलता है। इस पे अगर हम लोग एक बार क्लिक करें तो अगर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहीं से डायरेक्ट आप उसको सेंड कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि जैसे अगर आपको लगता है, कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनको गूगल चेक नहीं कर पाता, मतलब उनकी जेन्युइनिटी गूगल नहीं चेक कर पाता है। सपोज करते हैं यहाँ आ जाते हैं हम लोग गूगल सर्च इंजन पे और यहाँ पर आप कोई भी अगर कीवर्ड टाइप करते हैं तो बहुत सारे आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में रिजल्ट्स मिल जाते हैं, बट जरूरी नहीं है कि इस कीवर्ड के हिसाब से सारे रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट हो। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग फॉल्स मेथड्स यूज करके या जो ब्लैक हैट एसईओ हैं उनको यूज करके जो लोग इस तरीके से अपनी वेबसाइट को रैंक करा लेते हैं, ठीक है, बट वो इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट नहीं है, तो आप डायरेक्टली गूगल को इस चीज की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और इसका ऑप्शन आपको कहाँ मिल जाएगा, अगर आप मैं यहाँ पर कुछ टाइप करूं, जैसे एसईओ मैंने टाइप किया, ठीक है, और नीचे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सेंड फीडबैक का, आप इसको क्लिक करेंगे। सो अभी देख रहे हैं आप स्क्रीनशॉट का आपको ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप ये चीज जो है ना फॉरवर्ड कर सकते हैं गूगल को। उसी तरीके से अगर यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे यहाँ पर आपको कोई इशू दिख रहा है या आपको अपनी रिपोर्ट में कोई इशू दिख रहा है
यहाँ परफॉर्मेंस वाला जो सेक्शन दिख रहा है इसमें कोई इशू दिख रहा है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट के फॉर्म में इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट के फॉर्म में ये एक्चुअली सेलेक्ट हो गया। अब चाहें तो आप अपना इशू यहाँ पर कुछ भी टाइप करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल में अगर आपको इशू आ रहा है तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं सबमिट फीडबैक, यहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर जैसा मैंने बताया सर्च इंजन रिजल्ट पेज में अगर इशू आ रहा है तो वहां पर भी कर सकते हैं, दोनों के लिए सेपरेट है। और मेरा जो बेसिकली बताने का मकसद वो यही था, वो जो मैंने आपको चीज समझाई वो यही थी कि किस तरीके से आप फीडबैक भी गूगल को भेज सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और बेसिक से इन्फॉर्मेशन आपको हो गई होगी कि क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से शुरुआत होती है गूगल सर्च कंसोल की। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इस प्लेलिस्ट के बारे में दूसरे लोगों को भी पता चल जाए जो गूगल सर्च कंसोल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सीखना चाहते हैं। और यहाँ पर आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, परफॉर्मेंस, यूआरएल इंस्पेक्शन। तो आज इन्हीं दोनों चीजों को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, और बाद में जो है एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक एक सेक्शन कवर करता चलूं। तो इंडेक्स वाला पार्ट हम लोग फिर इसके बाद वाला जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो उसमें आपको मिल जाएगा, इनहांसमेंट का पार्ट उसके बाद वाले में। सो दैट विल बी एक्चुअली द फ्लो ऑफ दिस कोर्स। और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज आते हैं, वो सारी चीजें हम लोग और आगे के वीडियोस में कवर करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ परफॉर्मेंस वाले टाइप में सबसे पहले आपको ऊपर जो फिल्टर्स दिखते हैं इन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको कौन से डेटा चाहिए और किस मोड की डेटा चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सर्च टाइप। सर्च टाइप क्या हो सकता है, यहाँ पर आते हैं हम लोग और यहाँ पर गूगल में मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ इंडिया, राइट। सो ये किस टाइप की एक सर्च टाइप है, ये हो गई हमारी वेब सर्च। ठीक है, वेब सर्च हो गई अभी, क्योंकि ये ऑल पे है और यहाँ पर आपको नॉलेज ग्राफ वगैरह भी दिख रहा है, बट इट्स बेसिकली अ वेब सर्च। उसके बाद यहाँ पर आपको देख रहे हैं दूसरे ऑप्शन इमेज और वीडियो भी दिख रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इमेज में आ जाएं तो ये इमेज सर्च हो जाएगी ना, मतलब जो हमारा सर्च टाइप है वो अब क्या हो गया, इमेज का सर्च टाइप हो गया। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर वीडियोज हैं तो वीडियो सर्च टाइप हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये अपने सर्च टाइप सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिफॉल्ट में कौन सा सेलेक्ट है, वेब, जो ये वाला हमारा पर्टिकुलर पहला वाला जो था ये वाला सेलेक्ट है। ठीक है, और अगर आप चाहे तो इसको दूसरे पे भी चेंज कर सकते हो और उसकी आप डेटा यहाँ से ले सकते हैं। तो ये एक चीज हो गई, एक फिल्टर हो गया। उसके बाद दूसरा फिल्टर आपको यहाँ पर डेट का मिलता है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जनरली जो अच्छी एनालिसिस होती है वो 80-90 दिन की डेटा पे मिल जाती है हमको एनालिसिस। तो आप चाहे तो इस पे कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जिस भी तरीके का ट्रैफिक है उसके हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हैं। और कस्टम का भी आपको ऑप्शन मिलता है, कस्टम डेट अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो कस्टम डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जनरली जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती है, एवरेज वेबसाइट्स होती है, उनकी रिसर्च हम 3 महीने में करते हैं। अदरवाइज कोई बहुत जो ऐसी वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो आप चाहे तो उनको लास्ट 7 डेज या लास्ट 28 डेज पे रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो एक कंपैरिजन का भी सेक्शन आपको मिल रहा है। कंपैरिजन आपको यहाँ पर भी सर्च टाइप में भी मिल रहा था और कंपैरिजन आपको डेट में मिल रहा है। तो 2 पैरेलल डेटा आपको मिल जाएंगी, फिर डेट वाइज आप चाहें या आप चाहें सर्च टाइप के वाइज, तो उसके हिसाब से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और अगर फिल्टर आपको ऐड करना है तो और भी फिल्टर आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। क्वेरी वाइज फिल्टर लगा सकते हैं, पेज वाइज फिल्टर लगा सकते हैं, कंट्री वाइज, डिवाइस वाइज और सर्च अपीयरेंस के बेसिस पर आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो एक बार इन नीचे वाली जो मैट्रिसेस हैं इनको हम लोग देख लेते हैं, इन सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा ये जो नेक्स्ट फिल्टर्स हैं ये भी हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर मैट्रिक्स मिल रही है वो आपको क्या बता रही है, टोटल क्लिक्स। यानी कि जैसे ही आपने इंडिया यहाँ पर टाइप किया और इंडिया टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका लिंक बन के आता है। जैसे यहाँ पर एक क्लिक होगा, यहाँ पर एक क्लिक ये मार्क कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से टोटल क्लिक्स कितने हुए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये डेटा आपको किसकी मिल रही है, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, होम पेज की। आप चाहे तो पेज वाइज, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर पेज भी रैंक करता है। जैसे अगर हम यहाँ पर आए तो मैं आपको बताऊं इसको कि पेज किस तरीके से रैंक करते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं एक बार, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर। फाइन, सो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी वेबसाइट रैंक हो रही है और इस वेबसाइट का जो ये डिजिटल मार्केटिंग वाला पेज है वो रैंक हो रहा है। ठीक है, तो एक सर्च इंजन में एक पेज रैंक हो रहा है। अगर हम यहाँ पर आ जाए, PHP टाइप करते हैं यहाँ पर,
पीएचपी कोर्स इन जोधपुर, तो आप देखेंगे यहाँ पर WS क्यूबटेक रैंक हो रही है और हमारा ये जो पीएचपी ट्रेनिंग से रिलेटेड पेज है ये रैंक हो रहा है। तो सर्च इंजन में आपके अलग अलग पेजेस भी रैंक हो सकते हैं, आपका होम पेज भी रैंक हो सकता है। तो ये जो डेटा है बेसिकली वो आपके होम पेज से रिलेटेड है। अगर आप पेजेस वाइज देखना चाहते हैं कि पेजेस वाइज आपको कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, तो सीधे आ जाएंगे हम लोग नीचे पेज वाले सेक्शन पर, यहाँ पर देखेंगे आपको इंडिविजुअल पेजेस पर कितने क्लिक्स मिल रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी इंफॉर्मेशन है कि कितने इंप्रेशंस मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे क्लिक्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल इंप्रेशंस की। तो टोटल इंप्रेशंस हमेशा क्लिक से ज्यादा ही होंगे और यहाँ पर जैसे ही आपने पीएचपी कोर्स इन जोधपुर डाला, आप देखेंगे आपके लिंक को यहाँ पर एक इंप्रेशन मिल गया, तो ये एक इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो मैट्रिसेस हो गए। उसके बाद आपको दिख रहा है एवरेज CTR। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये मैट्रिक्स आपको बहुत कुछ बताती है। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, यानी कि ये एक रेट है और रेट हमेशा परसेंटेज में होता है। मैंने हो सकता है आपको एनालिटिक्स के केसेस में भी ये बात बताई हो, जब एनालिटिक्स का ट्यूटोरियल चल रहा था उस वक्त भी मैंने आपको बताया कि रेट शब्द कहीं भी आपको दिखे, रेट वर्ड कहीं भी आपको दिखे तो समझ जाइएगा मैट्रिक्स में परसेंटेज की बात हो रही है। तो CTR हमको क्या बताता है, जो क्लिक थ्रू रेट है वो हमको क्या बताता है। सपोज करते हैं कि आपकी जो ये लिंक है इसके कितने इंप्रेशंस हुए, एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इसके इंप्रेशंस होते हैं आपके 100, इसके इंप्रेशंस होते हैं 100 और इन 100 इंप्रेशंस में से आप 10 क्लिक्स रिसीव करते हैं। भाई 100 इंप्रेशन हुए, जरूरी थोड़ी ना है कि 100 में से 100 इंप्रेशंस हुए और उसके बाद यूजर जो है वो क्लिक कर दे और आपकी वेबसाइट पर आ जाए, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो 100 में से अगर 10 क्लिक्स हुए तो इस कितने क्लिक्स हो रहे हैं हमारे इंप्रेशन के ऊपर, इसके रेशियो को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा CTR बनता है, यानी क्लिक थ्रू रेट बनता है। तो 10 क्लिक्स हुए, जैसा एग्जांपल में लेके हम लोग चल रहे हैं, 100 इंप्रेशंस हुए थे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, 100 से, तो ये हमारा 10% CTR है। यानी कि अगर मैं मानूं तो CTR जो है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है, बट ठीक है 5% के आसपास अगर CTR है तो ठीक है, अच्छी चीज है, मतलब ठीक है, फेयर इनफ है। बट अगर आपको लगता है कि आपका CTR 1% या 2% से नीचे जा रहा है तो भाई कंसर्न का मामला है, वहां पर आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपका जो CTR है वो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है। देखो क्या होता है, आपको CTR कम क्यों है, क्योंकि जो आपके इंप्रेशंस है वो ज्यादा है, क्लिक्स कम है, इसीलिए तो CTR कम होगा भाई। जैसे यहां पर आ जाते हैं हम लोग, यहां पर हमने क्लिक्स किए 10 और इंप्रेशन हो गए 500 में से केवल हमको 10 क्लिक्स ही मिले, तो इसका अगर हम CTR निकालें तो कितना निकला, 2%, तो ये कम है ना। लेकिन 500 में से अगर हम इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं, इस बार हमारे इंप्रेशंस हुए 100, कितने में से, 500 में से, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा CTR कितना हो गया, 20%। तो CTR कम क्यों हो रहा है, इंप्रेशंस तो सेम है, CTR इसलिए जनरली कम होता है जब आपके क्लिक्स कम आ रहे होते हैं आपके इंप्रेशन के ऊपर। अब इस बात को दूसरी तरीके से समझो, क्लिक्स क्यों कम आ रहे हैं आपके इंप्रेशन के ऊपर, भाई इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। कोई पर्सन यहाँ पर पीएचपी कोर्स इन जोधपुर सर्च कर रहा है और यहाँ पर हमको इंप्रेशन भी मिल गया, लेकिन हमें क्लिक्स कम मिले, हमारा CTR डाउन हो गया। क्यों क्लिक्स कम मिले, हो सकता है हमारा टाइटल, क्योंकि यहाँ पर दिख क्या रहा है, यहाँ पर दिखता तो केवल टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही है, तो हो सकता है हमारा टाइटल इतना इंप्रेसिव ना हो, इतना कैची ना हो, हमारा डिस्क्रिप्शन जो है वो इतना इंप्रेसिव ना हो, कैची ना हो, हमने रिच स्निपेट्स वगैरह का यूज ना किया हो, तो इन वजह से हो सकता है कि हमें क्लिक्स नहीं मिल रहे हैं। तो CTR जब आप देखते हैं तो इसी टाइप का आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हमें क्लिक्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एवरेज पोजीशन देखें तो हर एक पेज जो है हमारा, देखो एवरेज पोजीशन होम पेज की भी हो सकती है, हर एक पर्टिकुलर पेज की भी हो सकती है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पेजेस वाइज अगर आपको डेटा देखनी है तो आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। अभी एवरेज पोजीशन क्या है, जैसे हमारा ये एक पर्टिकुलर पेज यहाँ पर रैंक होता है, तो किसी कीवर्ड पर ये रैंक हो रहा है सेकंड पोजीशन पर, ठीक है, ऐसे आ जाते हैं। फिर से कैलकुलेटर में ऑन कर लेता हूं, किसी केस में ये सेकंड पोजीशन पर रैंक हो रहा है, किसी केस में ये 10th पोजीशन पर रैंक हो रहा है, ठीक है, किसी केस में 10th पोजीशन पर रैंक हो रहा है। तो दो बार ये रैंक हुआ, एक बार सेकंड पोजीशन पर, एक बार 10th पोजीशन पर, तो इसकी एवरेज पोजीशन कितनी बनी, 10 + 2 12, और कितनी बार रैंक हुआ, 2 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 6, तो इसकी एवरेज पोजीशन 6 हो गई। अब यहां पर तो मैंने आपको केवल 2 केसेस लिए हैं ना, बट ऐसा तो नहीं है कि केवल 2 ही केसेस होंगे। जैसे यहां पर आ जाते हैं हम लोग, अगर ये सिनेरियो बहुत बड़ा होता, मतलब बहुत ज्यादा केसेस होते यहां पर कि आपका जो लिंक है उसके इंप्रेशंस हुए 1000 बार, कुछ इस तरीके से माने कि इंप्रेशंस कितनी बार हुए, 1000 बार आपको इंप्रेशंस हो रहे हैं, उनमें से कुछ बार जैसे 10 बार जो है वो सेकंड पोजीशन पर रैंक हो रहा होगा, ठीक है, 500 बार जो है वो 10th पोजीशन पर रैंक हो रहा होगा, उसके बाद ये कितना हो गया 510, 90 बार ये हो रहा होगा, सपोज करते हैं 5th पोजीशन पर रैंक,
ठीक है। उसके बाद 400 बार ये हो रहा होगा 8th पोजीशन पर रैंक। तो अब ये एवरेज हमारा पेज जो है किस पोजीशन पर रैंक हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसका एवरेज निकाल लेते हैं, सीधी सी बात है। तो एवरेज कैसे निकल जाएगा इसका, इन चारों को ऐड कर देंगे जो पोजीशंस हैं हमारी। भाई मैं ये तो आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए, बट ये कोई कैलकुलेट तो आपको करना नहीं। आपने देखा ना सर्च कंसोल ने ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर सब कुछ दे दिया, बट ये कैसे आ रहा है क्या हो रहा है थोड़ा सा अगर आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जैसा मैंने आपसे बात की थी कि हम लोग बेसिक से चलेंगे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके ये डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। यहाँ पर क्या है 10 2 12 5 17 और 8, ये कितना हो जाएगा भाई? तो ये 25 हो गया। कितनी बार हुआ? 4 टाइम्स, तो लगभग 6.25 की हमारी एवरेज पोजीशन बन रही है। जब हमारे कितने इंप्रेशन हुए यहाँ पर हम लोगों ने लिए हुए हैं लगभग 1000 इंप्रेशन। तो ये जो है ना ये एवरेज पोजीशन का कॉन्सेप्ट है। अब ये होम पेज के लिए भी हो सकता है, जो हमने यहाँ पर डेटा फिल्टर की है, ये सारी चीजें समझी हैं, ये होम पेज के लिए भी हो सकता है, ये एक पर्टिकुलर पेज के लिए भी हो सकता है। तो ये मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे जैसे आप इन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको उनके ग्राफ्स भी दिख रहे हैं और यहाँ पर नीचे आपको डेट दिख रही है, ठीक है। ये सारी डेटा मिल गई आपको। और उसके बाद अगर हम नीचे आए तो हमको क्वेरीज वाइज डेटा मिल रही है। मतलब क्वेरी क्या हुआ? कीवर्ड। तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड से जो हमारे पेज रैंक होते हैं उसके ऊपर हमें इतने क्लिक्स मिले, इतने इंप्रेशन मिले, सीटीआर इतना मिला, ठीक है। सीटीआर बहुत अच्छा है, 100 में से लगभग 40 बार हमारा पेज क्लिक होता है और सेकंड पोजीशन पर हम रैंक करते हैं। ये सारी आपको डेटा यहाँ पर मिल रही है। अगर आप पेजेस पर आ जाओ तो पेजेस में भी आपको ये डेटा मिलेगी। ये पर्टिकुलर पेज पे हमें इतने क्लिक्स मिलते हैं, इतने इंप्रेशन मिलते हैं। अब इसके इंप्रेशन ज्यादा हैं और अगर हम नीचे आए तो आप देखेंगे कि हमारे कोई एक दूसरा पेज होगा, जैसे ये वाला पेज है, तो इसके इंप्रेशंस कम है। तो डेफिनेटली इंप्रेशन ज्यादा होने की वजह ये भी होती है कि आपका पेज रैंक कर रहा है। उसके बाद इस पेज का सीटीआर है। तो अभी यहां पर जो सीटीआर दिया है वो कौन सा है? वो पूरी हमारी वेबसाइट का एक्चुअली होम पेज का सीटीआर है। अभी हम यहां पर जो देख रहे हैं ये हमारा कौन सा सीटीआर है? ये हमारा सीटीआर है पेज वाइज डिवाइडेड है सीटीआर, ठीक है। और पेज वाइज हमारी पोजीशंस डिवाइडेड है। तो ये सारी चीजें आपको यहां से समझ में आ गई कि किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं। और नीचे कंट्री वाइज आपको डेटा मिल जा रही है, इंडिया से आपको कितने क्लिक्स मिल रहे हैं एंड ऑल दैट। डिवाइसेस वाइज तो डेफिनेटली जो टाइम है आज का वो मोबाइल टाइम है, उसके बाद भी डेस्कटॉप से अच्छे खासे हमें क्लिक्स मिलते हैं। उसके बाद सर्च अपीयरेंस। हाँ, सर्च अपीयरेंस का एक फिल्टर की बात रह गई थी हमारी। तो सर्च अपीयरेंस को मैं यहाँ पर तो आपको फिल्टर्स ये सारे दिख रहे हैं। सर्च अपीयरेंस को मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। एक बार मैं सर्च अपीयरेंस का यहाँ फिल्टर लगाता हूँ और यहाँ पर वेब लाइट रिजल्ट्स को सेलेक्ट करता हूँ और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ डेटा चेंज हो गई, यानी सर्च टाइप कौन सी सेलेक्ट है? वेब। टाइम कितना लिया? लास्ट 3 महीने का। सर्च अपीयरेंस इस बार एक नया फिल्टर लगा है जो है हमारा वेब लाइट रिजल्ट्स। ये क्या होते हैं? ये वेब लाइट रिजल्ट्स क्या है? तो एएमपी का नाम आपने सुना है, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। क्या होते हैं? हम अपने पेज का एक लाइट वर्जन क्रिएट कर देते हैं ताकि बहुत तेजी से वो लोड हो, और इसलिए करते हैं ताकि मोबाइल डिवाइसेस के लिए हमारी वेबसाइट अच्छी तरीके से लोड हो जाए। जहां पर बहुत जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं हमारे वेबसाइट को, उनको रिमूव करके हम एएमपी पेजेस डिजाइन करते हैं अपनी वेबसाइट को तेज करने के लिए। उसी तरीके से यहां पर जो हमें दिख रहा है बेसिकली ये वेब लाइट रिजल्ट्स, ये गूगल का एक फॉर्म है जिसके थ्रू वो आपकी वेबसाइट को लाइट कर देता है, मतलब उसको कन्वर्ट करके बड़ा लाइट वर्जन बना देता है। और ये कब करता है? जब आपको अपने मोबाइल में या जो आपको इंटरनेट कनेक्शन है मोबाइल का, उसमें जब आपको जो स्पीड है, डेटा स्पीड है, वो जिस वक्त स्लो मिल रही होती है, उस वक्त ये गूगल ये काम करता है कि वो आपके पेजेस को कन्वर्ट कर देता है वेब लाइट रिजल्ट्स में, ठीक है। तो ये पेजेस बहुत तेजी से लोड होते हैं। तो इनके बेसिस पर, मतलब इस फिल्टर के बेसिस पर आप देख सकते हैं कि आपका जो वेब पेज है वो वेब लाइट रिजल्ट्स के केसेस में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। आप चाहे तो आप वेब लाइट पेजेस नहीं क्रिएट कर सकते, आप एमपी तो क्रिएट कर सकते हैं, वेब लाइट पेजेस नहीं क्रिएट कर सकते। ये बेसिकली गूगल अपने ही एंड पे करता है। जब कभी भी कोई इंटरनेट स्पीड स्लो होगी मोबाइल की तो वो वेबलाइट पेजेस में कन्वर्ट कर देगा, वेबलाइट रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। बहुत तेजी से वो रिजल्ट्स लोड होंगे, वहां पर आपकी जो वेबसाइट है वो लोड होगी। तो उस टाइप से उस अपीयरेंस में हमें 25 क्लिक्स मिलते हैं, सीटीआर भी हमारा अच्छा है, ठीक है, और टोटल इंप्रेशंस हैं, एवरेज पोजीशन भी लगभग एवरेज है, फर्स्ट पेज पे है। ये बेसिकली कुछ चीजें हैं जो आपको परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में देखने को मिल जाती हैं और आपको बहुत कुछ यहाँ से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं। उसके बाद इसी में आप देखेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में एक और पार्ट है यूआरएल इंस्पेक्शन, जिसको भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो यूआरएल इंस्पेक्शन क्या बताता है? यहाँ पर देखिए आपकी कोई प्रॉपर्टी सेलेक्ट है,
ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारी WS Cube Tech प्रॉपर्टी सेलेक्ट है, इस प्रॉपर्टी के विद इन अगर हमें किसी एक URL को स्टडी करना है, जैसे ये WS Cube Tech है तो यहाँ पर बहुत सारे URLs हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक ये है, ठीक है। इसको अगर हमें स्टडी करना है, आप चाहें तो और URLs देख सकते हैं। यहाँ पर एंड्रॉइड ट्रेनिंग पर आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर एंड्रॉइड ट्रेनिंग का URL, तो इस पर्टिकुलर URL को स्टडी करना है कि भाई ये गूगल इस URL को रीड कर पा रहा है कि नहीं, हमारे इस पेज को रीड कर पा रहा है कि नहीं, किस तरीके से रीड कर रहा है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है URL इंस्पेक्शन का। तो आ जाते हैं URL इंस्पेक्शन पर और एक किसी चीज को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर URL को सेलेक्ट कर लिया, इसको पेस्ट किया, एंटर किया, और ये अब गूगल का जो इंडेक्स है, यानी गूगल ने जो हमारी वेबसाइट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखी हुई है, वहां से कुछ डेटा निकालकर हमको ये शो करेगा। सो इट्स राइट हेयर, URL इज ऑन गूगल, यानी गूगल सर्च में है, गूगल के इंडेक्स में है, ठीक है। अगर नहीं है तो यहां से आप रिक्वेस्ट कर सकते थे इंडेक्सिंग करने के लिए। व्यू क्रॉल्ड पेज, ये इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए आपका जो ये पेज है, जो इसका हम लोगों ने URL यहां पर अभी टाइप किया है, वो पेज किस तरीके से गूगल के बॉट्स को दिखता है वो यहां पर लिखा है। HTML वाइज वो किस तरीके से उसको रीड कर पा रहा है, अगर आप देखेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएगा कि जो वेब पेज है उसको वो गूगल को किस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम लेगा लगभग यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर आपको ये शो कर देगा, ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत और इंफॉर्मेशन आपको HTTP रेस्पॉन्सेस से रिलेटेड और पेज रिसोर्सेज रिलेटेड यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं, अगर वहां से आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत होगी तो आप उनको कर लेंगे। अभी जब हम लोग देखेंगे किस तरीके के इश्यूज आते हैं तो वो चीजें वहां पर कवर हो जाएंगी, ठीक है। ये पेज का कवरेज जो स्कोप है वो भी बता रहा है, इंडेक्स है बट नॉट सबमिटेड इन साइट मैप है, मोबाइल यूजेबिलिटी, मोबाइल फ्रेंडली है, ठीक है। लोगोज में 1 वैलिड आइटम इज डिटेक्टेड, अगर लोगों को देखें तो आप जो है ये दिख रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, टाइप में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, नेम WS Cube Tech URL है, और लोगो जो आप देख रहे हैं लोगो, ये बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी है तो वो भी यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। सेम एज ट्विटर, ये जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर। तो ये कुछ चीजें आपको यहाँ पर मिल जा रही हैं, ठीक है। और ये पता चल जाएगा आपको एक पर्टिकुलर पेज की अगर आपको स्टडी करनी है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाती है, ठीक है। और अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ कि गूगल हमारे वेब पेज को किस तरीके से देखता है, तो उसके लिए आपको एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं आ जाता हूँ यहाँ गूगल में, और गूगल में टाइप करते हैं हम लोग यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जोधपुर, फाइन। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरो टाइप का दिख रहा है, इसको आपको क्लिक करना है और कैशे पे जाना है। कैशे में आप देख रहे हैं कुछ गूगल आपके पेज को इस तरीके से देखता है। अगर आप इसका केवल टेक्स्ट वर्जन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से केवल टेक्स्ट के फॉर्म में केवल इस तरीके से देखता है गूगल आपके पेज को। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। और URL इंस्पेक्शन का जो ऑप्शन है वो तो आपने समझ ही लिया किस तरीके से काम करता है। एक पर्टिकुलर URL को हम देख सकते हैं। इंडेक्स के सेक्शन में जो हमें कवरेज और साइट मैप्स के ऑप्शन मिलते हैं, देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीजें हमको पता चलती हैं और किस किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे आ जाते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की ओर। और यहाँ पर देख सकते हैं आप इंडेक्स में हमको मिल रहा है ऑप्शन यहाँ पर सबसे पहले कवरेज का, फाइन। कवरेज में अगर हम लोग ऊपर आए तो ऊपर आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, ऑल नोन पेजेस, यानी जितने भी पेजेस गूगल को पता है, चाहे वो क्रॉल्ड हो या वो इंडेक्स हो, उन सभी के बारे में, या ऑल सबमिटेड पेजेस, जो सबमिट किए हुए पेजेस हैं, या आप चाहे तो केवल आपके जो साइट मैप से रिलेटेड पेजेस हैं, जितने भी साइट मैप में पेजेस मेंशन्ड हैं उनकी आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग शुरुआत में ऑल नोन पेजेस लेंगे ताकि एक ओवरव्यू हमको पता चल जाए। तो एरर्स यहाँ पर कोई नहीं है, यानी कि जो सबमिशन में या गूगल को क्रॉल करने में, इंडेक्स करने में अगर जो कोई एरर्स आते हैं तो वो यहाँ पर एरर्स दिखाई देते हैं। अभी यहाँ पर कोई भी एरर्स नहीं है। वैलिड विद वार्निंग्स, वैलिड विद वार्निंग्स हमें क्या बताता है, दीज आर द पेजेस दैट हैव बीन इंडेक्स्ड, यानी कि उनको इंडेक्स कर दिया गया है, बट देयर आर सम इश्यूज एंड वी आर नॉट श्योर इफ दे आर इंटेंशनल ऑन योर पार्ट। यानी इश्यूज हैं ये जो कुछ, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि वो पेजेस आपको पता चलेंगे जो ऑलरेडी इंडेक्स हो चुके हैं बट उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा है, व्हाट डज इट मैटर, दे अपीयर्स इन गूगल नाउ बट परहैप्स यू डिडंट वांट देम टू। यहाँ पर कुछ वार्निंग्स आ रही हो सकता है, ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है आपको इंटेंशनली आपने ये काम किया हो कि भाई ये पेजेस इंडेक्स तो हो गए बट कुछ इशू आ रहे हैं, कहीं ये इश्यूज इंटेंशनली तो नहीं थे, तो आप उन इश्यूज को फिक्स कर लें। तो अगर इस टाइप के इश्यूज आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। हमारे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में ये दोनों ही चीजें नहीं है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रही है। उसके बाद वैलिड, वैलिड में क्या होता है कि वो पेजेस जो क्रॉल किए जा चुके हैं और इंडेक्स किए जा चुके हैं वो चीजें हमको वैलिड में दिखाई देंगे। यहाँ पर देखो, दीज पेजेस हैव बीन इंडेक्स्ड
नथिंग, दे आर सक्सेसफुली इंडेक्स्ड, क्लिक ऑन टू अ रो इन द टेबल टू लर्न मोर अबाउट द स्पेसिफिक स्टेटस। यानी इन पेजेस के और इन डिटेल आपको स्टेटस चाहिए तो नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इन पर्टिकुलर पेजेस के बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद एक्सक्लूडेड है, ऐसे पेजेस जिनको हमने, हो सकता है हमने एक्सक्लूड कर दिया हो कुछ इस टाइप से, उनको रोबोट लगाकर या किसी भी तरीके से हमने उनको एक्सक्लूड कर रखा है ताकि गूगल उनको ना रीड कर पाए। तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ पेजेस हैं, 299 है, तो इन सब की भी यहाँ पर आपको डेटा मिल रही है कि अच्छा एक्सक्लूड किए गए तो एक्सक्लूड किसी कैटेगरी वाइज किए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो एक क्रॉल्ड है बट इंडेक्स नहीं है, और कुछ पेजेस हैं जैसे इसको जो हमने एक्सक्लूड किया है वो नो इंडेक्स टैग के थ्रू हमने एक्सक्लूड किया है। कितने पेजेस हैं ऐसे? 78 पेजेस हैं। और कौन कौन से हैं? ये सारे पेजेस हैं जो क्रॉल तो हुए बट इंडेक्स नहीं हो पाए। इंडेक्स क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमने उनको नो इंडेक्स टैग से एक्सक्लूड करके रखा हुआ है। तो ये आपको जो आपका कवरेज का सेक्शन है, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च कंसोल में किस तरीके से कवर हो रही है, गूगल सर्च के इंडेक्स में किस तरीके से कवर होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएंगी। और गूगल किसके थ्रू हमारी वेबसाइट को रीड कर रहा है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जो सोर्स है वो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का बॉट है जो हमारी वेबसाइट को रीड कर रहा है, और उसके बाद यहाँ पर उसने ये सारे रिजल्ट्स दिए हुए हैं। तो एक बार वापस कवरेज पे क्लिक करते हैं। अगर वैलिड में देखना चाहें आप तो एक बार वैलिड में आ जाते हैं। वैलिड में आपको क्या दिख रहा है? इंडेक्स नॉट सबमिटेड इन साइट मैप। इनकी कैटेगरी कितनी है? 501 पेजेस ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। सबमिटेड एंड इंडेक्स वाली कैटेगरी में कितने हैं? 72। ये सबमिटेड एंड इंडेक्स वही वाली कैटेगरी है जो पेजेस हम साइट मैप के थ्रू सबमिट करते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। यहाँ पर इंडेक्स तो हो गया लेकिन साइट मैप में नहीं सबमिट किया था। इंडेक्स तो कर लिया गूगल ने, क्योंकि इंटरनल लिंकिंग हो सकती है उन सब तरीके से, वो उसने इंडेक्स तो कर लिया, एक बार क्रॉल किया फिर इंडेक्स कर लिया, बट हमने इनको साइट मैप के थ्रू नहीं सबमिट किया था। एक्सक्लूडेड हो गया, वैलिड विद वार्निंग्स हो गई। तो यहाँ पर कोई इश्यूज है नहीं। इनकेस अगर यहाँ पर कोई इश्यूज आते हैं तो आपको उन इश्यूज को सॉल्व करना है, उनको रिजॉल्व करना है, ताकि आपका जो कवरेज है वो पॉजिटिव एंड पे रहे। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कोई नहीं है, बट हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी तो हम लोग बेसिक्स बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों को समझ रहे हैं। जैसे ही ये वाले सेक्शंस कंप्लीट होंगे हम लोग आ जाएंगे सीधे इश्यूज के ऊपर, देखेंगे ये वाले जो एरर्स होते हैं, ये वार्निंग्स जो आती है, इनको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई 2 4 5 वार्निंग्स को लेकर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप लोग इस प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करिए, क्योंकि एक वीडियो में ये बात आप भी समझते हैं, एक वीडियो में सारी चीजें कवर नहीं हो सकती, इसलिए मैंने पार्ट वाइज वीडियोस बनाए हैं और कोशिश करूंगा कि सारे पॉइंट्स लगभग कवर हो जाएं और आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाए गूगल सर्च कंसोल की। बाकी आप जब प्रैक्टिकल करेंगे, अपनी कोई प्रॉपर्टी है, अपनी कोई वेबसाइट है, उसकी स्टडी करेंगे तो और ज्यादा आपको इंप्लीमेंटेशन में आसानी होगी। साथ ही साथ आप चाहें तो जो भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स दिखती हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं एक्सक्लूडेड में, आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। 2 फॉर्मेट्स आपको मिलते हैं, गूगल शीट का और CSV का। तो एक बार देखते हैं गूगल शीट में किस तरीके की डेटा यहाँ पर दिख रही है आपको। गूगल शीट के थ्रू हम लोग इसको डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं स्टेटस, टाइप, वैलिडेशन। तो ये डेटा इसलिए कि कभी आप इसमें से कुछ फिल्टर करना चाहें, कुछ रिमूव करना चाहें, यहाँ पर कुछ रिमार्क्स लिख के आप फर्दर फॉरवर्ड करना चाहें, हो सकता है डेवलपर को या अपनी टीम को, तो उस केस में ये ठीक लगता है। बाकी आप चाहें तो इसको अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर हेडर वगैरह लगा के थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको अच्छा बना के उसके बाद प्रेजेंट करना पड़ता है अपने सीनियर को या डेवलपर टीम को, ताकि उन लोगों को भी आसानी से समझ में आ सके। तो ये सारी चीजें हैं। और फिल्टर आप लगा सकते हैं यहाँ पर, जैसे स्टेटस, टाइप के हिसाब से आप चाहें तो फिल्टर लगा सकते हैं। सो कंटेन्स या डज नॉट कंटेन, फिल्टर बाय टाइप। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं, फिल्टर्स तो बहुत बेसिक चीजें हैं। सो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लगभग ये 10 कैटेगरी हैं जिनके बेसिस पे आपके पेज को एक्सक्लूड किया गया है। अभी हम लोग एक्सक्लूड वाले सेक्शन में हैं, तो ये 10 कैटेगरी हैं जिनके बेसिस पे आपके पेज को एक्सक्लूड किया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई। इसके बाद यहाँ पर साइट मैप्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है। तो साइट मैप वाले सेक्शन पर हम लोग आ जाते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पर साइट मैप का URL। तो एक साइट मैप, XML साइट मैप तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर सबमिट है। आप देख रहे हैं लास्ट इसको 18th को रीड किया गया था, 18th ऑफ दिस मंथ ओनली, यानी 2 दिन पहले लगभग। और इसने डिस्कवरेबल URLs जो है 77 है। इंडेक्स कवरेज भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो थोड़ी और डिटेल आ गई, यानी यहाँ पर जो मैंने शुरुआत में बताया था ना, ऑल नोन पेजेस, यहाँ से सीधे हम लोग अब वो जो रिडायरेक्ट हो गया यहाँ पर XML साइट मैप पर। वैलिड 72 है और सबमिटेड एंड इंडेक्स में अगर आप जाएं तो यहाँ पर आपको अफेक्टेड पेजेस 72 और ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी पेजेस की। इन पे चाहें तो आप डायरेक्ट इन पेजेस पे भी यहाँ से जा सकते हैं। बाकी अगर आप ये जो आपको छोटा सा यहाँ पर मैग्नीफायर दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल इंडेक्स से आपको यहाँ पर डेटा रिट्रीव हो जाएगी। सो ये साइट मैप्स वाला सेक्शन हो गया, कवरेज वाला सेक्शन हो गया। एक बार देखते हैं कि साइट मैप्स किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं।
तो सीधे से बहुत सारी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। साइट मैप्स जनरेटर पे आप चले जाएं और यहाँ पर केवल आपको अपना URL टाइप करना है, WSCubeTech, फाइन, कॉपी, और यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देते हैं, स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपका साइट मैप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, साइट मैप को हमको इंस्टॉल करना है अपने वेबसाइट के रूट में, यहाँ पर wscubetech.com/ यहाँ पर इस तरीके से साइट मैप आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। तो ये डेवलपर कर सकता है या आप चाहें तो आप खुद कर सकते हैं अगर वर्डप्रेस वगैरह पे काम कर रहे हो तो। इसके रूट में इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद ये वाला एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। तो एड्रेस क्या है, ये sitemap.xml है, तो ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से, sitemap.xml, और इसको फिर सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, सो ये बेसिक सी चीज़ है। एक बार देखें हम लोग यहाँ पर हमारी वेबसाइट का जो साइट मैप है, इसका मैंने यहाँ पर URL टाइप किया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये साइट मैप दिख रहा है। ठीक है, और जो आप साइट मैप यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो भी कुछ यही साइट मैप होता है। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सबके आप साइट मैप्स देख सकते हैं। चलिए किसी और वेबसाइट का ट्राई करने की कोशिश करते हैं हम लोग। indiatimes.com पे आ जाते हैं। ये indiatimes.com का साइट मैप हो गया। ठीक है, कुछ साइट मैप्स दिखते हैं, कुछ हिडन है। सो ये indiatimes.com का साइट मैप था। तो इस तरीके से आप साइट मैप जनरेट कर सकते हैं। साइट मैप अपनी रूट में अपलोड करते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर उसका एड्रेस देते हैं ताकि आपकी वेबसाइट के बारे में, आपकी वेबसाइट के पेजेस के बारे में गूगल सर्च कंसोल को अच्छी तरीके से पता चल जाए। उसके बाद वो इंटरनल लिंक्स को रीड करके बाकी की आपकी वेबसाइट को भी क्रॉल और इंडेक्स कर लेता है। जैसे हमारी वेबसाइट के बारे में हम बात कर रहे थे अभी, कवरेज में आप देख रहे हैं तो इतने पेजेस को इसने क्रॉल और इंडेक्स करके रखा हुआ है। इसमें से कुछ एक्सक्लूडेड हैं जिनके रीजंस भी मैंने बताए, कुछ हम लोग एक्सक्लूड करके रखते हैं। ठीक है, और कुछ एरर्स हो सकता है, ऐसा कुछ एरर हो जिसकी वजह से एक्सक्लूड हो गए हों, तो अगर हमें चाहिए उनको वापस जो है इंक्लूड कराना है, उनको इंडेक्स कराना है, तो हम उन एरर्स को सॉल्व करेंगे। आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोगों ने कवरेज वाले सेक्शन को, साइट मैप्स वाले सेक्शन को कवर कर दिया था। इंडेक्स वाला ये जो पोर्शन है ये कवर हो गया था हमारे सर्च कंसोल में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनहांसमेंट के बारे में। तो गाइज यहाँ पर आपको एनहांसमेंट में मेरे अकाउंट में आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, और अगर आपने अपने जो आपकी वेबसाइट है उसमें रिच स्निपेट्स वगैरह ऐड कर रखे हैं तो आपको और ज्यादा यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, AMP वगैरह भी यहाँ पर इंक्लूड हो सकता है। तो अभी हम लोग इन्हीं ऑप्शंस को देखते हैं और बाकी अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से और ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। सो मोबाइल यूजेबिलिटी पर आ जाते हैं तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस को टेस्ट करता है कि जब गूगल बॉट हमारी वेबसाइट पर आता है तो वो हमारे पेज को देखता है कि किस तरीके से जो हमारा वेब पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, किस तरीके के मोबाइल फ्रेंडली इश्यूज जो है, एरर्स हैं, अगर वो आ रहे हैं तो वो उसके बारे में हमें नोटिफाई करता है, जिससे हम बाद में अपनी वेबसाइट पर उन चेंजेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बना सकते हैं। क्योंकि टाइम है मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग का, तो ऐसे में आपकी वेबसाइट, आपका वेब पेज मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मोबाइल यूजेबिलिटी पर क्लिक करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कितने 9 एरर्स दिख रहे हैं और 4 इश्यूज दिख रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ वैलिड पर आए तो ये इतने पेजेस हमारे जो हैं वो वैलिड दिखा रहा है, जो फाइन, ठीक है, मतलब वैलिड है, मोबाइल यूजेबिलिटी के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, क्रॉलर कौन सा है, मोबाइल स्मार्टफोन क्रॉलर है। ठीक है, यहाँ पर सो एरर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर एरर्स हैं। और एरर्स पे एक बार आते हैं क्योंकि जो पेजेस हमारे ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली है, उन पे तो ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। एरर्स पे आते हैं एक बार। तो एरर्स में आप देख रहे हैं 4 तरीके के एरर्स हैं। या तो क्लिकेबल एलिमेंट जो है वो बहुत पास है, मतलब जो आपका वेब पेज अगर मोबाइल में खुलता है तो वहां पर जो क्लिक करने वाले ऑप्शंस होते हैं जैसे हाइपरलिंक वगैरह हैं तो बड़े पास हैं, तो ऐसे में यूजर को प्रॉब्लम होगी। तो यूजर यूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ठीक नहीं है चीज। कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन है, टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड है, व्यू पोर्ट नॉट सेट, ये कुछ एरर्स आपको दिख रहे हैं। और किसी एक एरर को एक बार ले लेते हैं हम लोग, जैसे टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड है, इसको ओपन करते हैं। सो यहाँ पर हमारे कितने पेजेस अफेक्टेड हैं, 3 पेजेस ऐसे हैं जहां पर हमें जो टेक्स्ट मिल रहा है वो बड़ा छोटा सा है। तो अगर आपको किस तरीके से इसको फिक्स करना है, उसको देखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, अगर जो भी टेक्निकल पॉइंट्स है वो आपको पता चल जाएंगे किस तरीके से अलग अलग जो एरर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनके फिक्स का पूरा ऑप्शन यहाँ पर जो है गूगल सर्च कंसोल के हेल्प गाइड में आपको मिल जाता है। उसके अलावा एक बार इस पेज पर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर जो हमारा था टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड। सो इस पेज पर हम आ जाते हैं और इसको कन्वर्ट कर लेंगे। एक बार आने के बाद यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इसको मोबाइल पेज में। सो इसको मोबाइल में कर देते हैं हम लोग, मोबाइल व्यू में। सो इंस्पेक्ट एंड इसको रिस्पॉन्सिव कोई मोबाइल फोन मॉडल समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हो ना, ये काफी स्मॉल टेक्स्ट है, मतलब मोबाइल में अगर आप देखेंगे यूजर की जो रीडेबिलिटी है उसको अफेक्ट करेगा, मतलब उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा यूजर को।
तो यूजर एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से पुअर है, इसलिए यहाँ पर हमको ये एरर दिख रहा है। आप इसको फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जो टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यूजर क्या ना पिंच करता है जूम इन करने के लिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉन्ट साइज जो है ना उसकी स्केलिंग वगैरह सेट करनी पड़ेगी। डेवलपर के थ्रू आप कर सकते हैं ये काम, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर फिर ये वाले एरर्स आने बंद हो जाएंगे। यानी मोबाइल यूजेबिलिटी में जो हमें ये टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड वाला एरर है बंद हो जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरे एरर्स भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उनके भी आपको यहाँ पर सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो आप उनको देखकर इंप्लीमेंट कर सकते हैं और जो एरर्स हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लोगोस के ऊपर और साइट लिंक सर्च बॉक्स के ऊपर। तो ये बेसिकली हमारे जो कुछ स्ट्रक्चर्ड डेटा है वो है। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर स्ट्रक्चर्ड डेटा इंप्लीमेंट है तो ये ऑप्शंस आपको दिखेंगे, अदरवाइज ये ऑप्शंस आपको नहीं दिखेंगे। और भी जो ऑप्शंस हैं, जब कभी भी कोई जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है वो आपकी वेबसाइट पे होगी तभी आपको इस टाइप के ऑप्शंस दिखेंगे। चलिए लोगोस में चलते हैं हम लोग। और लोगोस में अगर आप देख रहे हैं तो वैलिड है, वैलिड के साथ साथ यहाँ पर जो हमारे वैलिड हैं उनके अगर आप पेजेस देखना चाहें तो क्योंकि ये हम लोगों ने इंप्लीमेंट करके रखा हुआ इसलिए आपको दिख रहा है इंप्लीमेंट किस तरीके से होते हैं। ये इस तरीके से होते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर डेटा बनाते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। कौन कौन सी स्ट्रक्चर डेटा हम बना सकते हैं, जैसे लोगोस का है तो लोगोस के बारे में आप देख रहे हैं यहाँ पर गूगल के जो डेवलपर्स वाला सेक्शन है उसमें पूरा दिया हुआ है। और यहाँ पर जो लोगो हम लोग बना सकते हैं उसके फॉर्मेट वगैरह दिया हुआ है, लोगो हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ लोगो के अलावा हम दूसरी स्ट्रक्चर डेटा ही बना सकते हैं, वो भी सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में दी हुई। आर्टिकल का बना सकते हैं, बुक, कराउजल, कोर्स, क्रिटिक, रिव्यू, डेटा सेट, ये सारी चीजें हम स्ट्रक्चर डेटा के फॉर्म से यहाँ पर बना सकते हैं और वो सारी चीजें हमें एनहांसमेंट में दिखेंगी और उनकी रिपोर्ट्स हमें यहाँ पर एनहांसमेंट में दिखेगी। सो इसी टाइप की एक स्ट्रक्चर डेटा साइट लिंक सर्च बॉक्स भी होती है। साइट लिंक सर्च बॉक्स अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको दिखा दूं अगर एग्जांपल, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइट लिंक सर्च बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। सो ये आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ की जो इस मार्कअप है उसको देखना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ कहीं पर हो साइट लिंक तो हम लोग देख सकते हैं इसको, साइट लिंक सर्च बॉक्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसका मार्कअप देख सकते हैं। तो इसका कुछ इस तरीके से मार्कअप है जो आप अपने डेवलपर के थ्रू लगाते हैं, फिर आप इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ी सी एडवांस चीजें हैं बट आपको पता होना चाहिए। बट जब तक आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। लोगोज वाला सेक्शन हम कोड में आपको दिखा सकते हैं और इसको किस तरीके से गूगल देखता है वो भी आप देख सकते हैं। तो एक बार आ जाते हैं हम लोग वैलिड वाले सेक्शन में, क्योंकि यहीं पे हमको पता चलेगी ये सारी चीजें। और यहाँ से हम लोग किसी चीज पे क्लिक करते हैं, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स हम लोग करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या डेटा मिलती है। ये जो इस टाइप का हमें यहाँ पर मार्कअप दिख रहा है बेसिकली स्ट्रक्चर डेटा का, ये हमारे लोगों का, ये हमें दिखता है वहां पर कि नहीं दिखता है। तो यहाँ पर व्यू क्रॉल्ड पेज पे आ जाते हैं और कहीं पर अगर आप देखें ये दिख रहा होगा आपको, ये बिल्कुल वैसे ही है ना, जैसे जो मार्कअप यहाँ पे है वही मार्कअप यहाँ पर भी है। तो ये स्ट्रक्चर डेटा है बेसिकली जो यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है, जो हमारे वेबसाइट पे है तो आपको दिखे। तो यहाँ से हमको इन्हीं सारी चीजों के बारे में रिपोर्ट्स मिलती है। अगर इसमें कोई एरर होता है तो हम इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे ये वाला जो हमने एलिमेंट दिखाया था आपको, ये एलिमेंट भी तो गूगल सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर गूगल सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है यानी कि गूगल का क्रॉलर इन सारे एलिमेंट्स को, अगर बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी एक है, तो ये सारे एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना एक्स्ट्रा, भाई आपका तो टाइटल यहाँ पर है और लिंक यहाँ पर है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेबसाइट, यहाँ पर जो है सर्च इंजन में बहुत सारी चीजें दिख रही है ना, इन सारी चीजों को भी तो गूगल का क्रॉलर रीड करता होगा, ठीक है, गूगल का बॉट रीड करता होगा। फिर इनको रीड करके वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन सर्च इंजन में पास करता है, सर्च इंजन के अकॉर्डिंग कहाँ पर जो है एरर्स हैं, वो सारी चीजें आपको गूगल सर्च यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं एनहांसमेंट वाले सेक्शन में। सो ये कुछ चीजें हैं जिनको आप जितना प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे उतना इजी होगा आपके लिए। आगे आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि किसी वीडियो में इस चीज को प्रैक्टिकली कवर कर दूं आपको, ताकि ये चीजें आपको समझ में आ जाए कि ये चीजें क्या होती है और किस तरीके से हम प्रैक्टिकली इनको इंप्लीमेंट करते हैं। बल्कि बाकी मैं आशा करता हूं कि जो बेसिक चीज है आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है। और अगर आपको कहीं पर एमपी यहाँ पर दिख रहा होगा तो इसका मतलब एमपी वाला जो पोर्शन है आपका, जो वेब पेज है उसका एमपी आपने बना रखा होगा, इसलिए एनहांसमेंट के केस में वो एमपी दिख रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन रिपोर्ट्स के बारे में जो हमको देखने को मिलती है गूगल सर्च कंसोल में।
लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया एनहांसमेंट के बारे में, उससे पहले हम लोगों ने इंडेक्स के बारे में बात किया था, ओवरव्यू के बारे में बात किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो मैनुअल एक्शंस और सिक्योरिटी इश्यूज से रिलेटेड होगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ी रिपोर्ट्स यहाँ पर हमको नहीं मिलती, बट अगर आपको इश्यूज यहाँ पर आते हैं तो वो इश्यूज रिजॉल्व करने में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो अभी अगर मैं आपको अपने अकाउंट में दिखाऊं तो मैनुअल एक्शंस पे अगर हम लोग जाएं, सबसे पहले मैनुअल एक्शन से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं है अभी। बट एक बार मैं आपको बताऊं कि मैनुअल एक्शंस होते क्या और यहाँ पर अगर आपके लिए इश्यूज होते तो वो क्या नोटिफिकेशंस होते हैं यहाँ पर। तो गाइज मैंने बताया था आपको कि जैसे कि गूगल आपकी वेबसाइट को रिव्यू करता है, ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि आप उसके एल्गोरिदम से बच जाते हैं। तो इन दैट केस अगर कहीं बाहर से कोई मैनुअली जो है आपके वेबसाइट को रिपोर्ट करता है किसी एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज करते हैं आप ब्लैक हैट एसईओ कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिव्यूअर जो है वो बाहर से आपकी वेबसाइट के लिए रिपोर्ट करता है कि ये वेबसाइट जो है वो फॉल्स मेथड से रैंक हुई, इन दैट केस आपकी वेबसाइट के ऊपर मैनुअल एक्शन लिया जाएगा। और हो सकता है उस मैनुअल एक्शन की आपको इन्फॉर्मेशन भी ना दी जाए कि आपकी वेबसाइट पर मैनुअल एक्शन लिया जा रहा है और वहां पर वो इशू डिटेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो गूगल की गाइडलाइंस अगर हम बात करें, गूगल का जो हेल्प सेंटर कहता है मैनुअल एक्शन के बारे में, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग मैनुअल एक्शंस पर। तो आप यहाँ देख रहे हैं इफ अ साइट हैज अ मैनुअल एक्शन और सम ऑफ अ साइट विल नॉट बी शोन इन द गूगल सर्च रिजल्ट्स। मतलब होगा क्या कि अगर आपका यहाँ पर मैनुअल एक्शंस हैं, मतलब अगर इश्यूज डिटेक्टेड है मैनुअल एक्शन के थ्रू, आप अंडर जो है विजिबिलिटी आते हैं गूगल सर्च कंसोल के, तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट से ही बाहर निकाल दिया जाए और फिर आपको वापस उसको रैंक कराने में मुश्किल हो। और ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर वो इश्यूज किस टाइप के। अगर कोई बहुत हाई इश्यूज होंगे, कोई अच्छे मतलब कोई अच्छे खासा इशू होगा, इन दैट केस बहुत मुश्किल होगी आपको अपनी वेबसाइट को वापस रैंक कराने में। अदरवाइज जो इश्यूज होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया मैनुअल एक्शन क्या होता है वो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और हाउ डू आई फिक्स अ प्रॉब्लम, ये तो प्रॉब्लम का फिक्स तो आपको तभी पता चलेगा जब आपको यहाँ पर ये लिस्ट होगा कि यहाँ पर कौन कौन से इश्यूज हैं। तो प्रोबेबल कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। लिस्ट ऑफ मैनुअल एक्शंस जो लेता है गूगल मैनुअल रिव्यूइंग के बेसिस पर, यूजर जनरेटेड स्पैम, स्पैमिंग फ्री होस्ट, ये सारे बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे क्लोक्ड इमेजेस हैं, हिडन टेक्स्ट और कीवर्ड स्टफिंग एक ले लेते हैं, बहुत कॉमन सी चीज है। हिडन टेक्स्ट या कीवर्ड स्टफिंग को लेकर अगर मैनुअल एक्शन हुआ है गूगल का, सो इन दैट केस आपकी जो साइट वेबसाइट ब्लॉक करी गई या वेबसाइट को सर्च इंजन से बाहर किया गया है, उसका सोल्यूशन आपको यहाँ से मिल सकता है। फर्स्ट रिव्यूज गूगल वेबसाइट गाइडलाइंस ऑन हिडन टेक्स्ट एंड कीवर्ड स्टफिंग। पहले तो आपको गाइडलाइंस पता होनी चाहिए क्या होता है। उसके बाद यूआरएल इंस्पेक्शन टूल आपको यूज करना है और उससे आपके अपने कंटेंट की विजिबिलिटी वगैरह चेक करना है, ठीक है, कि एज अ ह्यूमन यूजर आप उसको किस तरीके से देख पा रहे हैं, आप अपनी वेबसाइट पर जाकर उसको देखें। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टाइटल टैग, ऑल टेक्स्ट को, स्ट्रिंग्स को आप देखें, रिपीटेड वर्ड्स को, बहुत सारी चीजें। रिमूव एनी सच वर्ड्स और अदर इंस्टेंसेस फॉर कीवर्ड स्टफिंग, जो है उसको ठीक करे, कीवर्ड डेंसिटी को वहां तक जो इनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है उस कीवर्ड डेंसिटी को लेकर आए। तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद वापस आप अपनी वेबसाइट रिव्यू पर डालेंगे, तो इन केस आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर वो मेथड्स जो आपने किए हैं एसईओ के फॉल्स मेथड्स, उनको अगर आप रिमूव कर देते हो यहाँ पर मैनुअल एक्शन से, जो इशूज से हैं वो आपकी वेबसाइट हट जाएगी और उसके बाद में आपकी वेबसाइट वापस फिर से इंडेक्स होकर रैंक हो जाए गूगल सर्च इंजन में। तो इस चीज़ को आप चेक करते रहिए। अभी इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर कोई भी मैनुअल एक्शन नहीं है, इसमें यहाँ पर नो इश्यूज दिखा रहा है, बट इस तरीके से बहुत सारे मैनुअल एक्शन हो सकते हैं अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जो गूगल खुद लेता है अपने रिव्यूअर्स के थ्रू, उसके बेसिस पर यहाँ पर मैनुअल एक्शंस होते हैं। दूसरी वेबसाइट पर चलते हैं, देखते हैं वहां पर क्या कुछ मैनुअल एक्शंस हैं। आई होप यहाँ पर भी ना हो। इट्स नॉट ओवर हेयर ऑल्सो। चलिए मैनुअल एक्शन के बाद बात करते हैं हम लोग सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर। सिक्योरिटी इश्यूज कब आपकी वेबसाइट पे डिटेक्ट होते हैं? जब आपकी वेबसाइट को गूगल क्रॉल कर रहा होता है, उस वक्त लगता है कि आपकी वेबसाइट में कुछ टेक्निकल इशू है, कुछ सिक्योरिटी का इशू है, मतलब यूजर अगर आएगा तो उसकी प्राइवेसी को लेकर कुछ इशू है जो आपने जो है अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह में मेंशन नहीं कर रखा है। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं, सर्वर को लेकर कुछ इशू है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो गए, तो इन सारी चीजों को के इश्यूज को यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर गूगल मेंशन करके आपको देता है। यहाँ पर भी अभी कोई एक्चुअली इश्यूज है नहीं, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, बट ये इश्यूज किस तरीके से हो सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं। फिशिंग एंड डिसेप्टिव साइट्स हो सकती है, ठीक है। फिशिंग पर्पस से अगर आप यूज कर रहे हैं कोई वेबसाइट को और वो गूगल उसको क्रॉल कर रहा है, तो उस वेबसाइट को इश्यूज में यहाँ पर डाल के वो आपको सर्च इंजन से बाहर निकाल देगा। मालवेयर इन्फेक्शन टाइप है, मालवेयर इन्फेक्शन टाइप, कोड इंजेक्शन, एरर टेम्पलेट या एसक्यूएल इंजेक्शन है, क्रॉस साइट मालवेयर वार्निंग्स है, हैक टाइप है, हैक टाइप के तीनों है। तो ये कुछ जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेटेड चीजें, अगर इस कैटेगरी में आप फॉल होते हो तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज में आपको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको सर्च इंजन से बाहर कर दिया जाएगा।
फाइन। सो अगर मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊं कि किस तरीके से ये जो इश्यूज हैं ये डिटेक्ट होते हैं, सो यहाँ पर क्योंकि है नहीं मेरे पास इश्यूज, यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट है एक हमारा गूगल से लिया हुआ, तो मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। 6 इश्यूज डिटेक्टेड। Google has detected harmful content on some of your site's pages. We recommend that you remove it as soon as possible. Until then, browsers such as Google Chrome will display a warning when users visit or download a certain files from your site. ठीक है, सो एक बार अगर आप इसको कर चुके हैं, सो उसको आप डन फिक्सिंग में फिर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिव्यू का। इस तरीके से डिटेक्टेड इश्यूज आपको दिखाई देते हैं। सो अभी रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब इश्यूज आते हैं तब ये चीज अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि यहीं से आपकी साइट का इन होना या आउट होना डिसाइड होता है। तो गूगल की नज़र में, गूगल की पेनाल्टी से बचने के लिए और गूगल की नज़र में अच्छी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए, सर्च इंजन में रैंक कराने के लिए आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, इन रिपोर्ट्स पे ध्यान रखना होगा और सिक्योरिटी मैनुअल एक्शन से बचे रहना होगा इन इश्यूज से। हम लोग बात करेंगे लिंक सेक्शन के बारे में, राइट। सो सीधे चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और यहीं पर मैं आपको बताता हूँ कि लिंक सेक्शन क्या होते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस के नीचे लिंक्स देखने को मिलता है। तो एक बार लिंक्स रिपोर्ट में हम लोग आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले जब आप लिंक्स में आएंगे तो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स और टॉप लिंकिंग साइट्स हैं, देन टॉप लिंकिंग टेक्स्ट है। तो ये 4 चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। फाइन। सो एक एक करके देखते हैं। एक्सटर्नल लिंक्स, जैसे आपको नाम से ही पता चलता है कि एक्सटर्नल लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी पर लिंक दे रहे हैं, ठीक है, यानी ऐसे लिंक्स जो हमारी प्रॉपर्टी की तरफ पॉइंट हो रहे हैं। सो इसके अंदर एक्सटर्नल लिंक्स के अंदर जो टॉप लिंक्ड पेजेस हैं, यानी ऐसे लिंक्स जो हमारे वेब पेजेस पर पॉइंट कर रहे हैं और उनमें से हमारे जो पेजेस हैं वो टॉप पे कौन से हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है वेब पेज हमारा, वो हमारा होम पेज है। अगर हम इसको थोड़ा सा और अंदर जाके इसको जो है स्टडी करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा टारगेट पेज है, जो हमारा होम पेज है, इसके ऊपर टोटल एक्सटर्नल लिंक्स कितने आ रहे हैं, लगभग 47,000। और टोटल कितनी वेबसाइट्स हैं जो इस पे पॉइंट कर रही हैं, 434। और टॉप लिंकिंग साइट्स जो है इस पेज के ऊपर, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब अगर आप पूछेंगे कि भाई यहाँ पर जो ये सारी डेटा हमको मिल रही है बट इसका यूज हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि आपका जो ये पर्टिकुलर पेज है, जो ये आपका पेज है, सपोज करते हैं यहाँ पर तो हमारा होम यूआरएल दिया हुआ है, तो इसके ऊपर जो दूसरी वेबसाइट्स लिंक कर रही है वो क्या सेम निश की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये वेबसाइट्स लिंक कर रही हैं ये सारी वेबसाइट्स जो हैं स्पैमी वेबसाइट्स हैं। तो इस टाइप की एनालिसिस आपको यहाँ पर करनी, क्योंकि डेटा तो आप यहाँ पर देख लेंगे बट केवल डेटा देखने से काम नहीं चलेगा। भाई डेटा देखने के बाद आपको क्या एक्शन लेना है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो वही एक्शन है कि यहाँ पर आपने टारगेट पेज अपना देखा जो हमारा होम पेज था। अब हमारे होम पेज का कुछ कंटेंट है, तो हमें ये देखना है कि हमारे वेब पेज का जो कंटेंट है, होम पेज का कंटेंट है, और जो ये वेबसाइट्स हैं इनमें कोई रिलेवेंसी है या नहीं, क्योंकि गूगल रिलेवेंसी के फैक्टर को बहुत पॉइंट्स देता है, बहुत वेटेज देता है। सो अगर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये जो साइट्स आपके होम पेज पे लिंक कर रही हैं ये आपकी निश की नहीं है, कुछ स्पैमी साइट्स है, तो आप इनको डिसअवाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको किस तरीके से करना है डिसअवाउ, ये आपको देख रहे हैं गूगल सर्च कंसोल का डिसअवाउ लिंक्स का टूल है हमारा। तो यहाँ से आपको अपनी प्रॉपर्टी पहले सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आ जाना है डिसअवाउ लिंक्स के ऊपर, और डिसअवाउ लिंक्स में जो भी यहाँ पर ये लिंक्स हैं आपको पहले तो इनको डाउनलोड कर लेना है आपको एक फॉर्मेट में, और उसके बाद डिसअवाउ करना है यहाँ पर लिंक्स, और यहाँ पर आपको .txt फॉर्मेट में आपको ये सारी चीजें चाहिए, और .txt फाइल को फिर आपको यहाँ से अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड कर देने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे और ये जो आपके जो स्पैमी लिंक्स है वो डिसअवाउ हो जाएंगे, यानी कि गूगल उनको कंसिडर नहीं करेगा। तो इस टाइप की जो रिपोर्ट्स हैं बेसिकली आपकी लिंक्स के अंदर, वो आपको इस तरीके से हेल्प कर सकती हैं। दूसरी चीजें देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको टॉप लिंक्ड पेजेस बताए थे, और टॉप लिंक्ड पेजेस में कौन सी जो वेबसाइट्स हैं वो लिंक कर रही हैं हमारे पेजेस के ऊपर। तो जैसे ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, अगर आप देखें तो इसके कितने लिंक्स हैं, लगभग 17,000 लिंक्स हैं, ठीक है, और सब किस पे पॉइंट कर रहे हैं, हमारे होम पेज के ऊपर। फाइन। सो इस तरीके की, उसके बाद यहाँ पर जो लिंकिंग टेक्स्ट है वो भी इसी टाइप की मीनिंग आपको प्रोवाइड करता है कि जो आपको यहाँ पर लिंकिंग टेक्स्ट दूसरी वेबसाइट से मिल रहा है, यानी कि जो टेक्स्ट आपकी वेबसाइट पर लिंक कराता है, यानी हम मान सकते हैं इसको एंकर टेक्स्ट की तरह, तो वो हमारा कीवर्ड है कि नहीं है, मतलब वो कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसका हमारी वेबसाइट से या हमारी निश से या हमारी वेबसाइट की रिलेवेंसी से कोई लेना देना नहीं है। तो इन चीजों को आप देख सकते हैं। ये सारी एनालिसिस आपको इसी चीज में हेल्प करती है कि लिंकिंग टेक्स्ट है हमारा WS क्यूब टेक, ठीक है, WS क्यूब टेक विजिट वेबसाइट कोई लिंकिंग टेक्स्ट है,
फाइन। तो ये आपको थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ेगी यहाँ पर कि जो आपके लिंकिंग टेक्स्ट है, एंकर टेक्स्ट है, वो किस तरीके के हैं। और अगर आपको दिखता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्यों हो रही होगी, क्योंकि लिंकिंग टेक्स्ट आपने हो सकता है ठीक से आपको जो लिंकिंग टेक्स्ट आपको पॉइंट करते हैं वो ठीक से आपको नहीं मिल रहा हो। तो बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स आपको साइट के सेक्शन में नहीं मिलती, बट इतनी ही रिपोर्ट से आपको बहुत कुछ मीनिंगफुल डेटा यहाँ से निकालनी होती है। उसके बाद अगर हम लोग इंटरनल लिंक्स पे आ जाएं तो हमारे पास टोटल जो है इंटरनल लिंक्स कितने हैं, 83,000 लगभग यहाँ पर इंटरनल लिंक्स हैं। तो आप एक्सटर्नल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स के रेशियो को भी, अगर आप ऐसी कोई मैट्रिक्स को यूज कर रहे हैं तो आप इनके रेशियो को भी स्टडी कर सकते हैं, इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स को। और इंटरनल लिंक्स में भी आप देखें तो टॉप लिंक्ड पेजेस जो हैं आपको, वो ये हमारे अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज, हमारा इंटरनल लिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो है वो लिंक्ड पेज है। और इसको कहाँ से लिंकेज मिल रहा है, यानी हम कहाँ से सारे लिंक्स मिल रहे हैं, तो उन सारी डेटा यहाँ पर आपको अवेलेबल है। और टोटल लिंक्स के नंबर अगर हम देखें तो कितने हैं, 5500। तो अच्छा खासा नंबर है यहाँ पर, 83,000 में से 5,000 तो इसी को मिल रहा है। और उसके बाद बहुत सारे पेजेस हैं तो सबको थोड़े थोड़े लिंक्स मिल रहे हैं, वही पूरे इंक्लूड करके 83,000 होंगे। फाइन। सो ये कुछ डिटेल्स आपको मिल जाती है। उसके बाद आप चाहें तो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल लिंक्स को। तो यहाँ पर आपको दो चीजें बेसिकली दिख रही हैं, जो मोर सैंपल लिंक्स हैं और लेटेस्ट लिंक्स हैं। तो मोर सैंपल लिंक्स में आप तभी जाएंगे जब आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा लिंक्स हैं, मतलब लाखों में लिंक्स हैं अगर आपके पास, तो आप मोर सैंपल लिंक्स को जो है डाउनलोड करेंगे, जो आपको पूरी बहुत बड़ी रिपोर्ट दे देगा। अगर आपके पास लिमिटेड लिंक्स हैं, थोड़े लिंक्स हैं और रिसेंट चीजें आप जो है एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप लेटेस्ट लिंक्स में चले जाएंगे। फिर भी यहाँ पर इतनी डेटा जो है डाउनलोड हो सकती है, यानी कि एक्सपोर्ट हो सकती है, लगभग 1,00,000 रोज की डेटा आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते। तो ये कुछ चीजें हैं, जो छोटी सी चीजें हैं जो लिंक्स वाले सेक्शन में गूगल सर्च कंसोल में आपको मिलती हैं। और मेन पर्पस इसका यही है कि यहाँ पर जो आपको डेटा दिख रही है उसको आप कितनी अच्छी तरीके से अपने काम में ले सकते हैं, खुद को यूज कर सकते हैं दूसरी किसी एनालिसिस को करने में। robot.txt के बारे में। तो robot.txt क्या होता है, तो इसको बहुत बेसिक लैंग्वेज में हम समझें तो robot.txt एक ऐसी फाइल होती है जो दूसरे बॉट्स को इंस्ट्रक्शन देती है कि आपको हमारी वेबसाइट के किस पेज को या किस सब डायरेक्टरी को या किस सब फोल्डर को विजिट करना है, क्रॉल करना है या नहीं करना है। तो इस टाइप के जो हम इंस्ट्रक्शंस हैं वो robot.txt फाइल के थ्रू देते हैं दूसरे जो बॉट्स हैं उनको। हो सकता है वो गूगल का बॉट हो सकता है वो याहू के सर्च इंजन का बॉट हो सकता है वो बिंग के सर्च इंजन का बॉट हो। किसी भी बॉट को हम इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं robot.txt के थ्रू। अब बात आती है कि किस तरीके से robot.txt के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, मतलब वो कमांड्स क्या होते हैं, वो सिंटैक्स क्या होते हैं, फिर कहां पर हम उसको अपलोड करते हैं, मतलब किस तरीके से हम बताते हैं गूगल सर्च कंसोल के थ्रू दूसरे सर्च इंजन को कि आपके बॉट को क्या क्रॉल करना है और क्या क्रॉल नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे नोटपैड की एक फाइल में यहाँ पर एक सिंटैक्स लिखा हुआ है। सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से सिंटैक्स टाइप करना होता है। मैं एक बार फिर से नीचे यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, यूजर एजेंट, यूजर और छोटा सा हाइफन और फिर एजेंट, और उसके बाद आपको यहाँ पर ये कोलन लगाने हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गूगल बॉट। तो गूगल बॉट बताता है कि इस वक्त जो हम जिसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो कौन है, वो गूगल का बॉट है। ये याहू बॉट हो सकता है या बिंग बॉट हो सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पर ये कुछ ना लिखकर यहाँ पर ये एस्ट्रिक लगा दे तो इसका मतलब है हम सभी बॉट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। फाइन। सो अभी के लिए अगर हम गूगल बॉट का एग्जांपल लेकर चलें तो जैसे यहाँ पर गूगल बॉट हो गया और उसके बाद आप यहाँ पर अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है एक बार हम समझते हैं इसको। हमें डिसअलाउ करना है तो हम डिसअलाउ कर देते हैं। और डिसअलाउ में जैसे यहाँ पर मैं दोबारा नहीं टाइप कर रहा हूँ, ऊपर देख जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, डिसअलाउ एग्जाम्पल सब फोल्डर, यानी कि एक स्पेसिफिक फोल्डर को आप डिसअलाउ कर सकते हैं। उसको जो गूगल के बॉट्स हैं या यहाँ पर जो भी आप बॉट सेलेक्ट करेंगे वो रीड ना कर पाए। तो बहुत सिंपल तरीका होता है इसके सिंटेक्स को लिखने का, बस इसी तरीके से आपको सिंटेक्स लिखना है। और अगर इसको आपको अलाउ करना है तो सीधे यहाँ से डिस को आपको हटा देना है और यहाँ पर अलाउ रखना है केवल, तो ये अलाउ हो जाएगा इस पर्टिकुलर बॉट के लिए। तो ये इस तरीके से आप इसके सिंटेक्स को लिखते हैं। अब बात आती है कि सिंटेक्स को हम किस तरीके से वेबसाइट तक पहुंचाते हैं या किस तरीके से गूगल को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप सिंटेक्स से लिख रहे हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये तो हो गया हमारा डायरेक्टरी के लिए, सब फोल्डर के लिए, और आप चाहें तो एक स्पेसिफिक पेज को भी, यानी कि जो आपका वेब पेज होता है उसको भी आप डिसअलाउ कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर दूसरा जो एग्जांपल है, ब्लॉकिंग अ स्पेसिफिक वेब क्रॉलर फ्रॉम अ स्पेसिफिक वेब पेज, एक वेब पेज का एग्जांपल लिया इस बार। बॉट कौन सा लिया हम लोगों ने, बिंग बॉट, और डिसअलाउ कर दिया ये ब्लॉक्ड पेज डॉट एचटीएमएल को। बट जनरली हम किस टाइप के पेजेस को ब्लॉक करते हैं या डिसअलाउ करते हैं, क्या ये जरूरी है? तो आप इस बात को इस तरीके से समझिए, सपोज करते हैं कि कुछ पेजेस आपकी वेबसाइट पर ऐसे हैं जिनको आप नहीं चाहते हैं कि गूगल का बॉट या गूगल उनके बारे में जाने। क्यों ना जाने? क्योंकि अगर गूगल को आपके पेजेस के बारे में पता चल गया, उनको उसने इंडेक्स कर लिया, तो किसी ना किसी कीवर्ड पर अगर आपका वेब पेज रैंक हो जाएगा, वो वाला वेब पेज रैंक हो जाएगा, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी जो यूजर है उस तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे कि हमारा एडमिन पैनल। तो हम चाहेंगे कि हमारे एडमिन पैनल के बारे में इंडेक्सिंग ना हो, उसके बारे में गूगल को ही ना पता चले। जब उसको उसके बारे में गूगल को ही नहीं पता चलेगा, तो वो डेफिनेटली सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में भी नहीं आएगा। और इसका डायरेक्ट मतलब यही होता है कि बहुत से लोग जिनको एडमिन पैनल के बारे में पता होता है, उसके यूआरएल के बारे में पता होता है, वो हमारे वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। इन दैट केस हम इन चीजों को छुपा कर रखते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे यूजर एजेंट कर दिया और किसी भी बॉट को हमने अलाउ नहीं किया और डिसअलाउ कर दिया हमने किस चीज को, यहां पर हम लिख देते हैं अपने एडमिन पैनल का जो भी हमारा यूआरएल है वो। सो इस तरीके से आप इसको डिसअलाउ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है सर्च इंजन क्रॉल ना कर पाए। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो आप फाइल यहाँ पर क्रिएट करते हैं, इसको नाम देना है आपको robots.txt का। मतलब इसको सेव करना है किस नाम से, इसको जब आप सेव करेंगे तो इसको सेव करना है आपको robots.txt के नाम से। फाइन। उसके बाद इसको सेव करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट में, जैसे हमारे पास जो वेबसाइट है wscubetech.com/ और यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है robots.txt को, यानी कि आपको आपके रूट डोमेन में या रूट यूआरएल में आपको अपलोड कर देना है robot.txt फाइल को। इसको अपलोड करने के बाद आपको यहाँ से वेरीफाई करना है गूगल सर्च कंसोल से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गो टू ओल्ड वर्जन, यानी गूगल सर्च कंसोल के हम लोग ओल्ड वर्जन पर जा रहे हैं, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रॉल में robot.txt टेस्टर का। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्रॉपर्टी सेलेक्टेड है 360 डिजिटल ज्ञान, तो इस वेबसाइट के लिए जो robot.txt है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। और इसमें सभी बॉट्स को किस चीज के लिए डिसअलाउ किया गया है, एडमिन पैनल के लिए। फाइन। सो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई एरर्स आएगी तो वो आपको दिखेंगी यहाँ पर एरर। चलिए एक बार देखते हैं कि robot.txt से जिसको हमने ब्लॉक किया है वो यहाँ पर एक्चुअली ब्लॉक है या नहीं। सो इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, और क्योंकि ये सभी बॉट्स के लिए है तो यहाँ पर वैसे अदरवाइज आपके पास ऑप्शन मिलते हैं, जैसे गूगल का न्यूज़ का बॉट अलग है, इमेजेस को स्कैन करने के लिए उनका बॉट अलग है, और वीडियोस के लिए अलग है। तो ये क्योंकि गूगल बॉट है सबके लिए है, तो इसको टेस्ट करते हैं। सो आपको यहाँ पर दिखेगा ये डिसअलाउ है, ठीक है, ये ब्लॉक्ड है, ये डिसअलाउ है। चलिए दूसरा यहाँ पर चेक करते हैं, कोई दूसरी हम लोग यहाँ से यूआरएल ले लेते हैं। तो ये यूआरएल हो गया हमारा, और इसको कर देते हैं रिमूव, और इसको टेस्ट करते हैं। सो ये क्या है, बेसिकली ये अलाउड है। तो इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं। और robot.txt को देखना है आपको तो सी लाइव robot.txt पे आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा जो रूट डोमेन है उसी के साथ यहाँ पर robot.txt है, ठीक है। तो रूट में आपको अपलोड करना होता है robot.txt को। सो चलिए एक किसी और वेबसाइट पर भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जाते हैं indiatimes.com पे, और robots.txt नाम से होनी चाहिए, ठीक है, फाइन। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक और robot.txt है। चलिए दूसरी वेबसाइट पर आते हैं हम लोग, shoutmeloud.com/robots.txt। ग्रेट, यहाँ पर भी robot.txt, इन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हैं। सो इस तरीके से आप क्रॉलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं इन टर्म्स आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन सा बॉट क्रॉल करे और कौन सा बॉट नहीं क्रॉल करे। तो बहुत छोटी सी चीज है robot.txt। बात करेंगे कुछ एरर्स को, देखेंगे जो हमारे गूगल सर्च कंसोल में क्रॉल से रिलेटेड कुछ एरर्स दिखाई देते हैं, उनको देखेंगे और समझेंगे किस तरीके से हम उन एरर्स को हम रिमूव कर सकते हैं। चलिए यहाँ से चलते हैं सीधे लैपटॉप स्क्रीन की ओर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी सेलेक्टेड है गूगल सर्च कंसोल में। और एक बार हम लोग इंडेक्सिंग से रिलेटेड एरर्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ इंडेक्स सेक्शन में आ जाते हैं हम लोग कवरेज में, और कवरेज में हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कितने एरर्स हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको एरर्स दिख रहे हैं, और नीचे आ जाए तो इस वक्त मैं एक पर्टिकुलर एरर पर बात करूंगा, वो है हमारा सबमिटेड यूआरएल हैज क्रॉल इशू। यानी कि जो आपका यूआरएल है वो क्रॉल नहीं हो पा रहा है। जब क्रॉल नहीं हो पाएगा तो इंडेक्स भी नहीं हो पाएगा।
तो एक बार इसको क्लिक करते हैं हम लोग, सबमिटेड यूआरएल हैज क्रॉल इशू, तो आपको और ज्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो पर्टिकुलर यहाँ पर इशू आया है उससे रिलेटेड, और इस इशू को किस तरीके से हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबमिटेड यूआरएल हैज क्रॉल इश्यूज अगर आप देखें तो इतने सारे जितने भी आपको नीचे यहाँ पर मेरे यूआरएल्स दिख रहे हैं, इन सभी यूआरएल्स के ऊपर ये पर्टिकुलर एरर है। और कब ये डिटेक्ट हुआ, फर्स्ट कब डिटेक्ट हुआ, और स्टेटस अभी का एरर है। सो चलिए एक बार इसको टेस्ट करते हैं। तो जब सबसे पहले जो आपको यूआरएल का एरर दिखाई देता है उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग इस यूआरएल को ही कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें दिख रहा है या ये दिख ही नहीं रहा है। सो एक बार आते हैं तो गूगल में तो ये यूआरएल हमें दिख रहा है अभी फिलहाल। चलिए हो सकता है कैशे वगैरह का इशू हो, तो इस यूआरएल को एक बार फिर से कॉपी करते हैं और इनकॉग्निटो मोड में ओपन करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर भी ये यूआरएल लोड हो रहा है, यानी कि यूआरएल को लेकर कोई भी इशू नहीं है, यूआरएल हमारा लोड हो रहा है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक बार इस यूआरएल को हम लोग क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर राइट साइड में जैसे ही आप इस यूआरएल को क्लिक करेंगे, यहाँ राइट साइड में आपको ऑप्शंस दिख जाते हैं किस तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, टेस्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी ब्लॉकिंग। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस यूआरएल को आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है इसलिए इस यूआरएल को क्रॉल नहीं किया जा सकता है। तो इन इन जो भी ऑप्शंस होते हैं जनरली उनको आपको टेस्ट करना होता है, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्रॉल के इश्यूज क्यों आ रहे हैं। तो एक बार इसको भी देखने की कोशिश करते हैं, जैसे टेस्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी ब्लॉकिंग को मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा गूगल बॉट अलाउड है, कुछ चेंज करके देखते हैं एक बार, इमेज को देखते हैं टेस्ट करके, ये भी अलाउड है, फाइन। इसका मतलब रोबोट डॉट टीएक्सटी की भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो सीधे आप लोग चले जाएंगे। अब इसका सोल्यूशन किस तरीके से करना है, इंस्पेक्ट यूआरएल पर आ जाते हैं हम लोग। इंस्पेक्ट यूआरएल जो पुराना हमारा सर्च कंसोल है उसका फेच एज गूगल वाला ऑप्शन है। सो ये कुछ डेटा ले रहा है। सो हेयर इट इज, जो यूआरएल इंस्पेक्शन हुआ है उसमें भी हमको कुछ एरर्स दिख रहे हैं यहाँ पर। कौन कौन से एरर, इट कैन नॉट अपीयर इन गूगल सर्च रिजल्ट अंटिल इट्स इंडेक्स्ड। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, इंडेक्सिंग जब तक नहीं होगी तब तक गूगल सर्च कंसोल में इसका रिजल्ट हमको नहीं दिखाई देगा। सबमिटेड यूआरएल है, स्क्रॉल इश्यूज हैं, ये साइट मैप है, यहाँ पर लास्ट क्रॉल है, गूगल बॉट यस फेल्ड क्रॉल, जो फेल्ड क्रॉलिंग की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर दिखा रहा है, फाइन। आप चाहें तो ये रिपोर्ट और देख सकते हैं यहाँ पर, बट इसका कोई इशू नहीं है, ये तो हमारी कवरेज की रिपोर्ट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपको इस तरह के इशू दिख रहे हैं और ये हमारी जो वेबसाइट है ये ओपन भी हो रही है, यानी कि जो यूआरएल है ये ओपन भी हो रहा है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सीधे आपको टेस्ट लाइव यूआरएल करना है, तो यहाँ से भी हमको पता चल जाएगा जो हमारा यूआरएल लाइव है उसको किस तरीके से इस वक्त गूगल सर्च कंसोल देख रहा है या गूगल के बॉट्स देख रहे हैं। अगर यहाँ पर HTML या स्क्रीनशॉट सब कुछ आ रहा है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज्यादा चेंजेस आपको करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ फाइन, सो यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल, इफ इट गेट्स इंडेक्स देन इट विल बी अवेलेबल, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है। यहाँ पर लाइव टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब कुछ ठीक है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। व्यू टेस्टेड पेज देखते हैं तो HTML यहाँ पर रीड हो रही है, स्क्रीनशॉट भी रीड हो रहा है, मोर इन्फो इज ऑल ओके, सो एवरीथिंग इज ओके। सो आपको सीधे क्या करना है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है इंडेक्स ना हो पाया हो किसी भी तरीके से, तो आपको सीधे यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक करना है और रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऑप्शन के थ्रू जो आपकी रिक्वेस्ट है फॉर इंडेक्सिंग ये सबमिट हो जाएगी और उसके बाद ये यूआरएल ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहा है यूआरएल वाज एडेड टू प्रायोरिटी क्रॉल क्यू, सबमिटिंग अ पेज मल्टीपल टाइम्स विल नॉट चेंज इट्स क्यू पोजीशन और प्रायोरिटी। इट्स लाइक दैट कि वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड दिस यूआरएल, सो कुछ टाइम लगता है, इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट हो चुकी है, कुछ टाइम लगेगा और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाएगा। अगर हमारा पेज यहीं पर नहीं आ रहा होता, जैसे यहाँ पर नहीं आ रहा होता, अभी मैंने इनकॉग्निटो में भी देखा, आप चाहे तो और कुछ टेस्ट भी कर सकते थे इस यूआरएल को चेक करने के लिए। प्रॉक्सी पर चले जाते, प्रॉक्सी के थ्रू आप चेक करते थे कि कहीं ये यूआरएल ही हिट नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि हमारी वेबसाइट का यूआरएल ही काम नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस जो क्रॉलिंग है, इंडेक्सिंग है, उसके इश्यूज तो समझ में आते हैं, बट यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं थे। आपको सीधे यहाँ पर रिक्वेस्ट करना है और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। सो गाइज, इस तरीके से अगर आपको क्रॉलिंग के इशू दिखते हैं सो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। गूगल सर्च कंसोल में एक और एरर के बारे में डिस्कशन करेंगे जो होता है हमारा 404, या हम इसको बोलते हैं सॉफ्ट 404 एरर्स इन गूगल सर्च कंसोल। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी ओपन है, बट अगर आप देखें तो इस प्रॉपर्टी से मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, किसी दूसरी प्रॉपर्टी में हम लोग चलते हैं। बट यहाँ पर मुझे एक चीज दिखी, इन्हांसमेंट के सेक्शन में
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा AMP और अनपासेबल स्ट्रक्चर्ड डेटा। रिमेंबर जो हमारा इन्हांसमेंट वाला सेक्शन था उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पर मोबाइल यूजेबिलिटी और लोगोस के बारे में, यानी उस वक्त जिस प्रॉपर्टी को लेकर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे वहां पर हमारे पास मोबाइल यूजेबिलिटी और लोगोस था, तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था। यहाँ पर आपको AMP और अनपार्सेबल स्ट्रक्चर डेटा भी दिख रही है। सो ये इन्हांसमेंट के सेक्शन में और भी ज्यादा चीजें होती हैं, स्निपेट्स होते हैं, रिच स्निपेट्स होते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती, मुझे यहाँ पर दिख गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारी प्लेलिस्ट होती है एक्चुअली आप उसको थ्रू आउट जो पूरी प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करा करें, क्योंकि बीच बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और एक वीडियो से दूसरे वीडियो को कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं। तो आप कोशिश करें कि उन चीजों को मिस ना करें, क्योंकि फिर मिस करेंगे तो फिर वो जो कॉन्टिन्यूटी होती है ना वो आपकी अफेक्ट होगी, और कॉन्टिन्यूटी अफेक्ट होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टॉपिक किस तरफ स्विच हो गया। सो चलिए दूसरा हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके थ्रू जो हमारा सॉफ्ट 404 एरर है वो देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली और जो सॉफ्ट 404 एरर है वो हमको मिलेगा इंडेक्स में कवरेज वाले सेक्शन में। तो कवरेज वाले सेक्शन में आ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या एरर है। हाँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिटेल्स में सबमिटेड URL सीम्स टू बी अ सॉफ्ट 404। चलिए इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो हमारे पास नोन एरर है उसमें और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। तो 4 URL पे हमको ये एरर देखने को मिल रहा है, तो ये 4 URLs हैं, इनके ऊपर हमें ये एरर्स देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए एक बार लर्न मोर पर क्लिक करते हैं, इससे हमें ये पता चल जाए थोड़ा बहुत इस एरर के बारे में। सिर्फ मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो सॉफ्ट 404 एरर तब होता है जब आपका जो पेज है वो ब्लैंक हो, ठीक है, या वो उस पेज पे कुछ ना हो, एक एम्प्टी पेज या ब्लैंक पेज जिसके कोई भी एलिमेंट लोड नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कोई भी एलिमेंट को गूगल रीड नहीं कर पा रहा है, वो बेसिकली आपका कहलाता है सॉफ्ट 404। सो इसके लर्न मोर पे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिटेड URL सीम्स टू बी अ सॉफ्ट 404। इस एरर का क्या मतलब है? You submitted this page for indexing, but the server returned what seems to be a soft 404. आ जाते हैं soft 404 पे। So a soft 404 URL that returns a page telling the user that the page does not exist and in some cases it might be a page with little or no content. मतलब कोई कंटेंट नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा कंटेंट है या ब्लैंक पेज है। इस टाइप के जो पेजेस होते हैं उनके वो पेजेस बेसिकली सॉफ्ट 404 एरर्स शो करते हैं। सो अगर व्हाट शुड आई डू का सेक्शन है, मतलब अगर आपको 404 का जो एरर है वो मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो जनरली एक पर्सपेक्टिव है कि 404 सॉफ्ट से अच्छा है कि आप 404 नॉट फाउंड को आप रिडायरेक्ट करा दें या 410 को आप रिडायरेक्ट करा दें। तो वो किस तरीके से हम लोग कराते हैं आप जानते हैं, क्योंकि कस्टम 404 जो हम एक पेज बनाते हैं और उसके ऊपर फिर यूजर को रिडायरेक्ट करा देते हैं अगर हमारे किसी पेज का URL प्रॉपर्ली हिट नहीं हो रहा है, कहने का मतलब उसका कंटेंट प्रॉपर्ली लोड नहीं हो रहा है, या हमने उस पर्टिकुलर पेज को मूव करा दिया है, परमानेंटली मूव करा दिया है, या उस पर कोई रिडायरेक्शन लगाना है, तो इन दैट केस आप ये ऑप्शंस कर सकते हैं। इंस्टेड आपको सॉफ्ट 404 से बचना है। इफ योर पेज हैज मूव, जो मैंने अभी सेकंड पॉइंट आपको बताया था, इफ योर पेज हैज मूव्ड और हैज अ क्लियर रिप्लेसमेंट रिटर्न अ 301 टू रिडायरेक्ट द यूजर एज एप्रोप्रिएट। यानी कि आपको क्या करना है कि रिडायरेक्शन यूज करना है। अगर आपका पेज परमानेंटली मूव हो चुका है तो आप रिडायरेक्शन यूज करिए, बट अवॉइड करें कि 404 एरर्स इस टाइप के आपको ना शो हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो गई या 404 एरर्स को आप फिर से इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास वही हमारा इंस्पेक्ट वाला टूल है। सो एक बार हम लोग करते हैं, इसको चेक करके देखते हैं। ये इंटरनेट मार्केटिंग 2 वाला जो हमारा सेक्शन है इसको करते हैं और यहाँ पर जैसे हम लोग को टेक्स्ट जो robot.txt है इससे भी चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं हमने इससे तो ब्लॉक नहीं कर रखा, तो ये अलाउड है, यानी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब URL को इंस्पेक्ट कर लेते हैं हम लोग। सो ये गूगल इंडेक्स से बेसिकली हमें डेटा रिट्रीव करके दे रहा है। सो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, URL इज ऑन गूगल, ठीक है, व्यू क्रॉल्ड पेज एंड एवरीथिंग इज फाइन। चलिए क्रॉल्ड पेज देखते हैं, HTML ठीक ठाक है। स्क्रीनशॉट के लिए एक बार लाइव URL टेस्टिंग कर लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट दिख रहा है, फाइन स्क्रीनशॉट है। मोर इन्फो में 200 ओके, ये भी ठीक है। HTTP रिस्पॉन्स, HTML सारी चीजें यहाँ पर ठीक है, मतलब लाइव अगर हम स्टेटस देख रहे हैं तो ठीक है। व्यू टेस्टेड पेज का यही सेक्शन है बेसिकली। सो एवरीथिंग इज फाइन ओवर हेयर। एक बार इसी URL को हम लोग हिट कराते हैं यहाँ ब्राउजर में और देखते हैं क्या होता है। फाइन, सो सब कुछ ठीक है लगभग। बस सीधे सीधे आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको URL इंस्पेक्शन में दोबारा रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देनी है। अगर आप एक बार इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं
तो दोबारा ऐसा नहीं होगा कि कुछ स्पेशल प्रोसेस होगी, बस सीधे सीधे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप ऑलरेडी इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, सो इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड हो चुका है, गॉट इट पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आपको स्टेटस शो होने लगेगा कि इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड है। तो ये सबसे पहले बेसिक स्टेप्स आपको करने हैं, ज्यादातर प्रॉब्लम आपकी यहीं पर सॉल्व हो जाएगी। इन दैट केस अगर कुछ रह जाता है, मतलब यहाँ से भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, नोटिफिकेशन आपको मिलता है और जो इंडेक्सिंग के बाद भी ये जो यूआरएल है आपका वो इंडेक्स नहीं हो पाता है, क्रॉल नहीं हो पाता है, तो इन दैट केस फिर हम लोग कुछ और ऑप्शन देखते हैं। बट जनरली यहाँ पर जिस तरीके की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से जैसे हम लोगों ने कवरेज वाले सेक्शन में बात करी थी, इससे पहले हम लोगों ने एक और एरर को सॉल्व करने की कोशिश करी थी जो क्रॉलिंग से रिलेटेड था। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं सॉफ्ट 404 एरर को। तो इस तरीके से आप अपने एरर्स को सॉल्व कर सकते हैं नए गूगल सर्च कंसोल में। तो बहुत इजी टू यूज है, आसानी से आपके एरर सॉल्व हो जाए। बात करने वाले हैं कुछ टिप्स की जो आप यूज कर सकते हैं जब आप गूगल सर्च कंसोल के ऊपर काम करें। और ये जो टिप्स है बेसिकली जो मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं उन्हीं से मैंने निकाल के आपको बताया कि किस तरीके से जो आप वहां पर डेटा देखते हैं उसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी चीजों की बात बताऊंगा। लगभग 8-9 टिप्स हैं जो आपके काम आ सकती है, तो उनको डिस्कस करेंगे हम लोग किस तरीके से हम गूगल सर्च कंसोल में इन टिप्स को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने कहा था कि उन्हें गूगल एड्स के ऊपर सीरीज चाहिए। अब गूगल एड्स आप लोग भी जानते हैं एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो कल मॉर्निंग में जो वीडियो मिलेगा आपको, मतलब आज जो 24 है तो 25 मॉर्निंग से मैं कोशिश करूंगा इंट्रोडक्शन से शुरू करूंगा। जैसे मैंने गूगल एनालिटिक्स के केस में शुरू किया था, जैसे मैंने गूगल सर्च कंसोल के केस में शुरू किया था, वैसे ही हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और फिर पूरी सीरीज हम लोग गूगल एड्स की कवर करेंगे। मैं आशा करूंगा कि आप लोग पेशेंस रहेंगे क्योंकि वो सीरीज काफी लंबी होने वाली है, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। अब जैसे गूगल सर्च कंसोल उतना वास्ट टॉपिक नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एरर्स से रिलेटेड होती हैं। जैसे जैसे आपको एरर्स दिखते हैं वैसे वैसे आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। बट गूगल एड्स एक बहुत बड़ी सीरीज है, तो मैं आशा करूंगा आप लोग पेशेंस बना कर रखेंगे क्योंकि वो बहुत लंबी सीरीज होने वाली है। बट मैं 200% इस बात के लिए श्योर हूँ कि उस सीरीज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कल मॉर्निंग से यानी 25 मॉर्निंग से आप रेडी हो जाइएगा गूगल एड्स की एक पावरफुल सीरीज के लिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर मैं आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूँ कुछ टिप्स के बारे में। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कुछ जो मैंने टिप्स लिख रखी हैं, लगभग 8 टिप्स हैं। पहली टिप है वो है इंक्रीज ऑफ कवरेज ऑफ वैलिड इंडेक्स पेजेस। यानी यहाँ पर जब आप अपने गूगल सर्च कंसोल में प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके यहाँ पर ओवरव्यू में आते हैं, इन दैट केस आपको कवरेज वाले सेक्शन को देखना है। और कवरेज वाले सेक्शन में आपको पता है कि ये जो रेड लाइन है एरर्स की है, ग्रीन लाइन जो है वो वैलिड पेजेस की है। तो आपको इस बात को मॉनिटर करना है कि ये जो आपकी ग्रीन लाइन है इसका स्लोप हमेशा ऊपर की तरफ बढ़े। ठीक है, विद टाइम ये स्लोप हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि वैलिड पेजेस जो हैं वो हमेशा इंक्रीज होते रहने चाहिए। तो ये एक बहुत जनरल सा परसेप्शन है कि हमेशा हमारे वैलिड पेजेस का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये एक टिप है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, आपको ये चीज देखने में बड़ी आसानी होगी कवरेज सेक्शन को कवर करने में। ट्रैक ब्रांड नेम टू मेक श्योर योर मार्केटिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज इन ब्रांड सर्चेस। ब्रांड सर्चेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रांड सर्चेस क्या होती हैं, जैसे मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर, तो आ जाते हैं गूगल पे और यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ WS क्यूब टेक। ये क्योंकि हमारा ब्रांड नेम है, तो अभी आप देखेंगे तो किस तरीके से हमारी ब्रांड रिफ्लेक्ट हो रही है गूगल के सर्च इंजन में देखते हैं। तो यहाँ पर तो हमारी वेबसाइट आ गई, फाइन। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, देन हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और हमारी पॉपुलर जो एप्स हैं वो हैं। ऐप स्टोर के ऊपर वीडियोस के यहाँ पर कुछ लिंक्स हैं, देन लिंक्डइन पे। दोस्तों अगर ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सब कुछ ठीक ही है यहाँ पर, राइट। ब्रांड नेम पर तो ये हमको देखना होता है कि ये जो हमारी ब्रांड नेम है ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, अब तो ये एक हो गया हमारे लिए कीवर्ड हो गया, एक सर्च क्वेरी हो गई, यानी ब्रांड नेम हमारे लिए एक सर्च क्वेरी हो गई। इसको चलिए देखते हैं इसके बारे में आप किस तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं गूगल सर्च कंसोल में। तो सीधे आपको आना है परफॉर्मेंस में। परफॉर्मेंस में आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिल्टर लगा लीजिए जितने भी टाइम के आपको डेटा चाहिए, वेब की बात कर रहे हैं हम लोग, और सीधे आ जाएंगे क्वेरीज में। तो क्वेरीज में आप देख रहे हैं ना, सबसे पहला जो टर्म है वही है हमारा ब्रांड नेम। WS क्यूब टेक कहीं और भी यूज हुआ है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इस तरीके से WS क्यूब टेक लिखते हो, कुछ इस तरीके से लिखते हो, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि स्पेसेस देकर। तो ये कुछ अलग अलग वर्जन हो सकते हैं कीवर्ड के। ये WS क्यूब टेक है यहाँ पर 2000 लगभग 2000 से ज्यादा इंप्रेशन हमें मिल रहे हैं, 881 क्लिक्स मिल रहे हैं।
ठीक है, यानी कि ब्रांड नेम के हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस ठीक है। सो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये आप यहाँ पर कॉपी करके देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है ब्रांड्स के फॉर्म में। और दूसरा वर्जन यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है, इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारा इंप्रेशन और क्लिक्स को देखोगे तो CTR अच्छा खासा है, अच्छा CTR है। सो अगर चाहें तो आप इंप्रेशन के बेसिस पर इस पे फिल्टर लगा सकते हैं, बट इंप्रेशन के बेसिस पर यहाँ पर क्वेरीज दूसरी भी आ जाएंगी। बट हमें क्या देखना है, हमें तो WS क्यूबटेक को बेसिकली यहाँ पर कंसीडर करना था, तो WS क्यूबटेक हमारा ब्रांड। तो जनरली आप यहाँ से अपने ब्रांड को फॉलो कर सकते, मतलब आपका जो ब्रांड नेम है, क्वेरी है, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और उसके बाद आपको रिजल्ट किस तरीके से दिखते हैं आपको सर्च इंजन में, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं जब आपको ब्रांड एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से गूगल सर्च कंसोल में कोई डेटा देखनी है। तो एक छोटी सी टिप है, ये भी थोड़ा सा आपको हेल्प करेगी अगर आप ब्रांड फॉलो कर रहे हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर, डोंट फॉरगेट टू कंपेयर डेटा। ये गड़बड़ी बहुत लोग करते हैं कि वो यहीं से डेटा देख लेते हैं और उसके बाद वहां पर कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं। सो कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कुछ टाइम के बेसिस पर यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं। सो यहाँ डेट रेंज सेलेक्ट है लास्ट 3 मंथ, इसको कंपेयर कर देते हैं लास्ट 6 मंथ्स टू प्रीवियस से। ठीक है, फाइन। सो अप्लाई। सो अभी हमको 2 डेटा दिख जाएंगी यहाँ पर। सो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है, यानी कि लास्ट 6 मंथ्स में जो डेटा हुई थी वो कितने क्लिक्स आए, 32.9 के। बट उससे पहले जो 6 महीने थे उसमें कितने क्लिक्स आपको मिले, 24 के। सो आप देख सकते हैं एक इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला। बट यहाँ पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यहाँ पर तो समझना मुश्किल हो जाता है ग्राफ में। बट यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि टोटल इंप्रेशंस में भी इंक्रीज हुआ, क्लिक्स में भी इंक्रीज हुआ, CTR भी हमारा इंप्रूव हुआ और एवरेज पोजीशन भी इंप्रूव हुई। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक चल रहा है। चलिए एक बार 3 मंथ्स पे आते हैं। ठीक है, 3 मंथ्स पे देखते हैं। 3 मंथ पे भी हम लोग को इंक्रीज देखने को मिल रहा है। हाँ, बट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, बट डेफिनेटली इंक्रीज है। चलिए लास्ट का बड़ा रीसेंट सा देखते हैं, लास्ट मंथ का देखते हैं। एक हफ्ते की डेटा तो बड़ी कॉम्पैक्ट सी डेटा हो जाएगी। एक महीने की लगभग डेटा देखते हैं। यहाँ क्लिक्स में इंप्रूवमेंट है, इंप्रेशंस में इंप्रूवमेंट है, CTR लगभग सेम है बट इंप्रूवमेंट है। एवरेज पोजीशन थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है कंपटीशन के हिसाब से, बट इतना फर्क नहीं, हम मानेंगे कि ये स्टेशनरी है। ठीक है, क्वेरीज भी आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक्स और इंप्रेशन का कंपैरिजन है और CTR के बेसिस पर है। सो डायरेक्ट जो क्वेरी आती है डेफिनेटली उसका CTR हाई होता है। रीजन मैं अगर बताऊं आपको, तो यहाँ पर लोग अगर WS क्यूबटेक टाइप करते हैं तो इसका मतलब उन्हें WS क्यूबटेक के बारे में पता है। तो डेफिनेटली वो टाइप करने के बाद सीधे यहाँ पर क्लिक ही करेंगे। ऐसा नहीं कि WS क्यूबटेक को सर्च कर रहे हैं तो उनको किसी और पेज पर क्लिक करना है, हमारे कॉम्पिटिटर पर क्लिक करना है, उसके चांसेस बड़े कम होते हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई ब्रांड नेम से चीज सर्च की जाती है तो वहां पर CTR हाई होता है। सो बहुत खुश होने की बात नहीं होती यहाँ पर कि ब्रांड नेम से अगर सर्च किया जा रहा है तो जनरली CTR हाई होता है। आपको अपने निश के स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर अगर CTR हाई मिलता है तब तो एक अच्छी बात है आपके लिए। चलिए, सो ये इस टाइप के कंपैरिजन बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। मैं यही बताना चाहता था आपको कि किस तरीके से आपको कंपैरिजंस को भी ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट आते हैं, डोंट फॉरगेट टू कंपेयर डेटा। इसको हम लोगों ने बात कर लिया। एक्सपोर्ट GSC रिपोर्ट्स फॉर क्लाइंट्स और टू ट्रैक योर ओन रिजल्ट्स। कई बार आपको ये जो आपको यहाँ पर रिजल्ट्स दिखते हैं, इसको अपने क्लाइंट को, अगर आप किसी क्लाइंट का जो है सर्च कंसोल अकाउंट मैनेज कर रहे हैं तो उसको आपको फॉरवर्ड करना पड़ता है, तो आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा जो बेसिक तरीका है वो मैं जनरली गूगल शीट्स में ही इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, वहां से फिर मैं उसको शेयर कर सकता हूँ और थोड़ा आसान रहता है। आप चाहे तो CSV फॉर्मेट में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको करते रहना है। तो जनरली यहाँ पर जो भी मैं टिप्स दे रहा हूँ वो सारी एक्टिविटीज है जिनको आपको इग्नोर नहीं करना है। कई बार आप यहाँ पर रिसर्च करते टाइम या अपने गूगल सर्च कंसोल अकाउंट को ऑपरेट करते टाइम बहुत सारी चीजें भूल जाते हो। तो बेसिकली ये वही पॉइंट्स हैं जो आपको भूलने नहीं। देन इंस्पेक्ट URLs टू फाइंड गूगल इंडेक्सिंग इश्यूज। तो इंस्पेक्शन, URL इंस्पेक्शन इज वेरी पॉपुलर टूल फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम योर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको बार बार चेक करना है आपको। अगर किसी भी URL में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगती है तो आप तुरंत इसको URL इंस्पेक्शन से चेक करें, देखें वहां पर क्या प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। रिजॉल्व करने के बाद वापस जो है री इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट करें। तो ये एक्टिविटी आपको करते रहनी है। URL इंस्पेक्शन के टूल को ज्यादा से ज्यादा आपको यूज करना है ताकि आपके सभी URLs अच्छी तरीके से क्रॉल हो जाएं। उसके बाद फाइंड हाई इंप्रेशंस एंड लो पोजीशन कीवर्ड्स टू फाइंड ट्रैफिक अपॉर्चुनिटीज। ये क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर और ट्रैफिक आए तो गूगल सर्च कंसोल से कौन सी मैट्रिक आपको निकालनी है, यानी कौन सी डेटा आपको देखनी है। तो चलिए यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है, हाई इंप्रेशन एंड लो पोजीशन कीवर्ड्स, इन्हीं को हम लोग ढूंढते हैं। सो हाई इंप्रेशंस एंड लो पोजीशन कीवर्ड्स, राइट। सो एक बार इसको कंपेयर को हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं।
और फिल्टर कर देते हैं लास्ट 3 मंथ पे, अप्लाई कर देते हैं इसको, फाइन। और यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, हाई इंप्रेशन। तो चलिए हाई इंप्रेशन वाली चीजों को फिल्टर कर लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट क्विज, यानी हमें इसके ऊपर बहुत अच्छा खासा इंप्रेशन मिल रहा है जावा स्क्रिप्ट क्विज के ऊपर। और इसके ऊपर क्लिक्स अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे क्लिक्स हमें नहीं मिल रहे हैं, फिर भी CTR 5% के आसपास है। और पोजीशन कितनी है, 7.3, यानी कि ये जो रैंकिंग है उसमें भी बहुत टॉप पे नहीं है, बट ठीक ठाक है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा है, हाई इंप्रेशन चाहिए और लो पोजीशन कीवर्ड्स चाहिए। लो पोजीशन कीवर्ड्स यानी 3-4 की पोजीशन के आसपास अगर एवरेज बन रहा है तो बहुत अच्छा है। जैसे कि एक ये केस है, इसको देखें आप, इसमें क्या है कि यहाँ पर पोजीशन आपकी कितनी है, 3.1, बहुत अच्छी पोजीशन है। CTR भी बहुत अच्छा है। इंप्रेशन जरूर इसके हाफ हुए हैं, लेकिन अच्छे खासे इंप्रेशन हैं यहाँ पर भी, और आपको क्लिक्स भी अच्छे मिले, तभी तो CTR आपका हाई हुआ। तो PHP क्विज से रिलेटेड आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस कीवर्ड के ऊपर आप और ज्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। तो ये जो माइंडसेट है, ये डेवलप करने के लिए मैंने आपके लिए ये वाला पॉइंट लिखा है, ताकि आपको समझ में आए कि आपको हाई इंप्रेशंस और लो पोजीशन कीवर्ड्स को किस तरीके से यूज करना और किस तरीके से आपके काम आ सकते हैं। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी है, फाइन, इस कीवर्ड के ऊपर, इस क्वेरी के ऊपर आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं और ज्यादा ट्रैफिक लाने के लिए। उसके बाद क्या है, कंपेयर डेटा टू फाइंड ओल्ड कंटेंट टू अपडेट। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं एक बार पेजेस के ऊपर। पेजेस में हमारे पास लास्ट 3 मंथ्स है, इसको फिर से कंपेयर कर और देखते हैं क्या डेटा आपको मिलने वाली। लास्ट 3 मंथ्स का प्रीवियस के साथ कर देते हैं यहाँ पर कंपैरिजन। और इन पेजेस के ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पेजेस है, लास्ट 3 मंथ्स में क्लिक्स आपको इतने मिले, उससे पहले इतने क्लिक्स मिले। इंप्रेशंस में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट अगर मैं आपसे बात करूं जहां पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस होने चाहिए, फाइन, सो उस वाले सेक्शन को ढूंढने की कोशिश कर। सो यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूं, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कंपेयर में किया, लास्ट 3 मंथ्स हो गया, फाइन। और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं पेजेस के लिंक और लास्ट 3 मंथ के क्लिक्स, फिर उससे पहले वाले 3 महीने के क्लिक्स, फिर लास्ट 3 मंथ्स के इंप्रेशंस जो अभी कंटिन्यूएशन में लास्ट 3 मंथ्स के इंप्रेशंस है, और फिर उससे पहले वाले 3 मंथ्स के इंप्रेशंस। तो यहाँ पर आप देखें, कोई मुझे कम वाली डेटा चाहिए बेसिकली, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि लास्ट जो 3 मंथ्स हैं, जो अभी कंटिन्यूएशन में 3 मंथ्स हैं, उनमें आपको कितने इंप्रेशंस मिले, 6000 इंप्रेशन मिले। लेकिन उससे पहले वाले जो 3 महीने थे उसमें आपको कितने इंप्रेशंस मिले, 8000 इंप्रेशंस मिले, लगभग 8000 इंप्रेशन मिले, उससे थोड़े ज्यादा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब 6 महीने पहले वाला जो 3 महीने का स्लॉट था, उसके कंपैरिजन में रिसेंट 3 महीने में आपका जो इंप्रेशन है वो डाउन हुआ। अगर इंप्रेशन डाउन हुआ तो क्लिक्स भी डाउन हुए। तो ये एक प्रॉब्लम है। और भी मैट्रिसेस हैं यहाँ पर, एक बार मैं इसको स्क्रॉल करता हूं तो आप देखेंगे CTR तो लगभग सेम रहा। लास्ट मंथ की पोजीशन को अगर आप देखें तो पोजीशन में किस तरीके का चेंज आया है, ये वाला एक्चुअली है हमारा, ये यहाँ पर 8123 वाला पोजीशन भी डिक्रीज हुई है। सो ये इसकी क्या वजह हो सकती है, तो मतलब इस टाइप की जो एनालिसिस है ना वो आप कर सकते हैं। 1 मिनट इस पेज के ऊपर चलते हैं। तो या तो मैंने इस पेज के ऊपर कोई कंटेंट जो है वो रेगुलर वे में हम कंटेंट नहीं डाल रहे हैं, यानी यहाँ पर कंटेंट जो है वो पुराना हो गया है, लोग आ नहीं रहे इस पेज के ऊपर। तो इस तरीके से आपको क्या पता चलता है, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई पहले हमारे पास ज्यादा ट्रैफिक था, बट अब ये ट्रैफिक कम हो रहा है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है, हम कंटेंट को नहीं अपडेट कर रहे हैं। तो इस टाइप की मैट्रिसेस को, इस टाइप के केसेस को भी आप गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से टेस्ट कर सकते हैं। वही मैंने यहाँ पर बताया आपको, कंपेयर डेटा टू फाइंड ओल्ड कंटेंट टू अपडेट। ठीक है, अगर आपका ब्लॉग है और आप देख सकते हैं कि पहले मेरे इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा था, इसके इंप्रेशंस भी अच्छे हो रहे थे। अच्छा, ट्रैफिक आने से पहले की बात है कि इंप्रेशन होना, वो चीज आपको यहाँ से पता चल जाती है कि आपके पेज के ऊपर इंप्रेशंस, आपके पेज के इंप्रेशंस हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे सर्च इंजन में। तो वहां पर अगर आपके इंप्रेशंस पहले ज्यादा हो रहे थे, अब कम हो रहे, तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है आपके कंटेंट में। आप उसको अपडेट करेंगे, कंटेंट को अपडेट करेंगे, तो डेफिनेटली आपका पेज भी इंप्रूव होगा। सो उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एनालिटिक्स, दैट्स वेरी बेसिक, और इसके ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है इस सीरीज में। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स की बात करेंगे जो बेसिकली मैंने इस पूरी सीरीज में डिस्कस किए हैं। बट एट द एंड ऑफ दिस सीरीज मैं चाहता था कि कुछ 8-10 पॉइंट्स मैं आपको ऐसे दे पाऊं जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो सके और आप समझ सके कि गूगल सर्च कंसोल को प्रैक्टिकली किन किन कामों में हम यूज कर सकते हो, किस तरीके से उससे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी जो रीसेंट एक अपडेट आई है ब्रेड क्रम्स को लेकर, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल में अब आपको एक नया ऑप्शन दिख रहा होगा ब्रेड क्रम्स का। तो उसकी बात करेंगे हम लोग कि ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, ये ऑप्शन हमको क्यों दिख रहा है और इस पे किस तरीके से काम करते हैं।
तो गाइज एक बात मैं आपको बता दूं, सभी वेबसाइट्स के ऊपर ब्रेड क्रम्स का ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। जिनकी वेबसाइट्स ब्रेड क्रम्स एक्चुअली एक्टिवेट होगा उन्हीं की वेबसाइट्स पे ये गूगल सर्च कंसोल में उन्हीं लोगों को ये ऑप्शन दिखेगा, सारी वेबसाइट्स पे ये ऑप्शन नहीं दिखता है। तो पहले बात कर लेते हैं ब्रेड क्रम्स होते क्या हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर अमेजॉन की वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट है, और यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपको कुछ नेविगेशन टाइप का दिख रहा है, ये जो इमेज बनी हुई है इसके ऊपर किंडल स्टोर, किंडल ई बुक्स, टीन एंड यंग एडल्ट, इस टाइप से आपको जो यहाँ पर एक्चुअली जो ये नेविगेशन दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज ब्रेड क्रम्स। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये, और डेवलपर्स और एसईओ एक्सपर्ट्स दोनों इनकी बात करते हैं, ठीक है। सो और भी इमेजेस है मेरे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं होम, टॉयज एंड गेम्स, पजल्स, ब्रेन टेस्टर पजल्स, XXL गियर क्यूब, राइट। तो डबल एक्सएल गियर क्यूब, ये भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक नेविगेशन है जो ब्रेड क्रम है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पर जो हायरार्की है वो काफी लंबी है। तो ब्रेड क्रम का पर्पस यही होता है कि जिस वक्त आपकी हायरार्की थोड़ी 3 से ज्यादा हो, अगर आपको लग रहा है कि जो आपका मेन टॉपिक है वहां तक पहुंचने के लिए यूजर को 3 हायरार्की से निकलना पड़ता है, इन दैट केस आपको ब्रेड क्रम का यूज करना चाहिए। तो पहली टिप तो ये हो गई। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं, कभी भी ये जो आपका लैंडिंग पेज होता है इसको आपको एज लिंक नहीं शो करना। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि ये जो आपका सबसे फाइनल वाला होता है, जैसे यहाँ पर डबल एक्सएल गियर क्यूब है, तो इसको आपको लिंक की तरह नहीं यूज करना है। कुछ लोग करते हैं तो वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, उस तरीके से आपको इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। बाकी ये नेविगेशन को ईज करने के लिए होता है, बॉट्स को ताकि अच्छी तरीके से नेविगेशन समझ में आए, इसके लिए भी होता है। यूजर एक्सपीरियंस भी इनहांस हो, इसके लिए भी होता है, ठीक है। अब ये जो बीच में सेपरेशन की एंटिटीज हैं, ठीक है, यहाँ पर तो स्लैश लगा हुआ है, कहीं पर आप देखेंगे तो इस टाइप का छोटा सा ग्रेटर देन या लेस देन का एरो लगा होगा, ये डबल एरोस भी हो सकते हैं। दिस इज एक्चुअली डिजाइन, इसका कोई लेना देना नहीं है, बट एक्चुअली ये फ्लो किस तरीके से काम करता है इसी को आपको समझना है, यही हमारा ब्रेड क्रम है। और जैसे मैंने आपको बताया कि किस लिए हम यूज करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि हायरार्की जब ज्यादा हो तो हमें यूज करना है, लास्ट वाले को लिंक नहीं बनाना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दिया, जिससे आपको एक बार ये क्लियरिटी हो जाए कि ब्रेड क्रम होता क्या है। अब बात करते हैं करेंगे किस तरीके, इसको बनाएंगे किस तरीके से। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो योस्ट में आप जाएंगे, सर्च अपीयरेंस में जाएंगे, वहां पर आपको ब्रेड क्रम का ऑप्शन मिल जाएगा। बड़ी आसानी से वहां से ब्रेड क्रम को एक्टिवेट कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं कौन सा ब्रेड क्रम आपको देखना है। ये तो एक बात हो गई कि ब्रेड क्रम को हम लोग किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे। अब आ जाते हैं उस अपडेट के ऊपर जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। गूगल सर्च कंसोल में कौन सी अपडेट आई है और हमें वहां पर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। एक इमेज की और बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास एक और इमेज है, और दिस इज एक्चुअली कि ये मोबाइल में किस तरीके से दिखता है, ये वहां यहाँ पर है। तो आ जाता हूं मैं सीधे गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ब्रेड क्रम का ऑप्शन कहां पर है। तो अभी आप देख सकते हो wscubetech.com प्रॉपर्टी ओपन है, और यहाँ पर कहीं भी आपको ब्रेड क्रम नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो चीज है ही नहीं, इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर वो चीज एक्टिवेटेड ही नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर एक्टिवेट ही नहीं होगी तो यहाँ पर वो एनहांसमेंट्स में आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अगर आपकी प्रॉपर्टी का AMP नहीं होगा, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस नहीं होंगे तो वो यहाँ पर नहीं शो करेंगे। अगर AMPs होंगे तभी वो यहाँ पर शो करते हैं, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर जहां पर हमको मिल जाए ब्रेड क्रम का ऑप्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे ब्रेड क्रम्स का ऑप्शन मिल रहा है। एनहांसमेंट में आता हूं तो यहाँ पर मुझे ब्रेड क्रम का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ ब्रेड क्रम पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है इसलिए 0 शो कर रहा है, वार्निंग्स भी नहीं है, 0 शो कर रहा है, ठीक है। सारे वैलिड्स हैं, ठीक है। जितने भी नेविगेशंस आप देखेंगे वो सारे नेविगेशंस एक्चुअली वैलिड है। अगर यहाँ पर कोई एरर होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एरर है और उसको आप फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये वैलिड एंटिटीज, सारी वैलिड एंटिटीज दिख रही हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सारे यूआरएल्स आपको वैलिड दिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होती, एरर होता, तो वो आपको पता चल जाता और उसको कैसे फिक्स करना है ये भी पता चल जाए, ठीक है। तो ब्रेड क्रम्स का फंक्शन केवल इसीलिए ऐड किया गया है ताकि जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फ्रॉम क्रॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हम लोग बेसिक समझते हैं कि गूगल सर्च कंसोल को हम कब स्टडी करते हैं, गूगल सर्च कंसोल का क्या काम है। गूगल सर्च कंसोल का यही काम है कि बॉट के बीच में और हमारी प्रॉपर्टी के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करे और बॉट को क्रॉल करने में आसानी हो, और अगर क्रॉल करने में कोई परेशानी हो रही है तो वो गूगल सर्च कंसोल उसको हेल्प करे, ठीक है। या हम इंस्ट्रक्ट कर दें बॉट को गूगल सर्च कंसोल के थ्रू, ये ईज हो जाए कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट को जो है वो क्रॉल करना है, उसको नेविगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बॉट को कोई लगता है कोई प्रॉब्लम है ब्रेड क्रम को रीड करने में या उसके नेविगेशन को समझने में, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ पर आपको
एरर दिख जाएगा। ठीक है, सब कुछ सही है इसलिए यहाँ पर वैलिड दिख रहा है। तो ये छोटी सी अपडेट है जो यहाँ पर आई हुई है ब्रेडक्रम्ब की। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। अभी देखते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि जो इसके एरर्स हैं उनके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना पाऊं, कि कोई जो एरर आते हैं उनके एक दो एरर्स को किस तरीके से हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इन चीजों को हम दूसरे वीडियोस में रीड करेंगे। ठीक है, तो जो भी मैं ये अभी सीरीज से अलग वीडियोस बना रहा हूँ, जैसे ये हमारा गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड वीडियो, तो इसको मैं गूगल सर्च कंसोल की ही प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां पर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ऐसे जो भी वीडियोस आने वाले हैं जिस भी प्लेलिस्ट से रिलेटेड होंगे उसमें चले जाएंगे। ठीक है, और जल्दी ही कोई ना कोई कोर्स आएगा, 3-4-5 दिन के अंदर फिर से मैं कोशिश करूंगा एक नया आपको कोर्स के फॉर्म में एक नई प्लेलिस्ट आपको दे पाऊं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको बेसिक समझ में आ गए होंगे कि ब्रेडक्रम्ब क्या होता है, किस तरीके से आपको लगाना है। इसके लिए आपको यूएस प्लगइन को यूज करना पड़ेगा अपनी वर्डप्रेस प्रॉपर्टी के लिए, और बाकी मैंने आपको बता दिया गूगल सर्च कंसोल में किस तरीके से काम करता है।